ठीक है स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन का लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए। डिफरेंशिएबिलिटी हम लोगों ने खत्म कर ली थी, उसके बाद डिफरेंशिएशन स्टार्ट करना। पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। पार्ट टू में देखो, आपके पास पहली चीज आएगी, आपके पास कॉन्सेप्ट जो है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट आता है डिफरेंशिएशन के अंदर कि स्मॉल चेंज के ऊपर सारा कॉन्सेप्ट है। स्मॉल चेंज जो हम लिमिट में पढ़ चुके हैं कि स्मॉल का क्या मतलब होता है। स्मॉल चेंज कैसा आएगा कि एक्स के अंदर, पहले समझ लो एक सेकंड, कि एक्स के अंदर मान लो कोई स्मॉल चेंज आया। कितना स्मॉल चेंज आया? डेल एक्स। ये चेंज है, ये नहीं है कि एक्स जो है डेल एक्स बन गया, नहीं, ये चेंज आया है। अगर ये चेंज आया है तो इसका मतलब एक्स के अंदर मान लो डेल एक्स ऐड हो गया है। डेल एक्स अपने आप में स्मॉल चेंज है, तो आपका एक्स जो है उसमें चेंज आने के बाद डेल एक्स ऐड होता हुआ ये बन गया एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक है, ये एक्स के अंदर स्मॉल चेंज आया, ये माइनस में भी आ सकता था, एक्स माइनस डेल एक्स। ठीक है, कि आइदर नेबरहुड में एक्स की वैल्यू है, चाहे राइट नेबरहुड में, चाहे लेफ्ट नेबरहुड में। ठीक है, अब आपके पास पता है कि अगर आपका एक्स था तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक फंक्शन रहा होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ध्यान से समझना, अगर मेरा फंक्शन कोई ऐसा कंटिन्यूस टाइप का सा फंक्शन जा रहा है जिसके अंदर यहां पे मान लो मेरी इनपुट की वैल्यू x है, यहां पे इनपुट की वैल्यू x है, अगर छोटा सा चेंज आया है तो आपको पता है डेल एक्स चेंज आया होगा, ये चेंज कितना होगा आपके पास? डेल एक्स। तो ये वाला जो पॉइंट बन गया होगा ये कितना बन गया होगा? x प्लस डेल एक्स बन गया होगा। x प्लस डेल एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स में ये जो पॉइंट निकल कर आएगा ये x कॉमा एफ एक्स का पॉइंट होगा। इतनी बात में तो कोई तकलीफ नहीं है, x कॉमा एफ एक्स का पॉइंट होगा। अच्छा, x प्लस डेल एक्स का जब इनपुट जाएगा आपके पास तो ये वाला जो पॉइंट निकल कर आएगा ये f के अंदर x प्लस डेल एक्स, f के अंदर x प्लस डेल एक्स। अभी मैं ऐसा मान रहा हूं कि फंक्शन इंक्रीजिंग टाइप का है। ठीक है, सब एडिशन में लेने के लिए, वो ऐसे भी हो सकता है, नीचे भी जा सकता है, वो ऐसे भी जा सकता है, लेकिन एक केस लेके उसे समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, अब समझना कि ये आपका x के अंदर चेंज आया है, कितना आया है? डेल एक्स। y के अंदर समझना कितना चेंज आएगा। देखो, ये आपकी वैल्यू नई वाली बनी है और ये पुरानी वाली वैल्यू बनी थी। ये आपका y के अंदर चेंज था। y के अंदर चेंज को मैंने क्या बोल दिया आपके पास? डेल y बोल दिया। ये वाला चेंज, ये चेंज होगा कितना? ये वाला जो y कोऑर्डिनेट है, ये हाइट माइनस ये हाइट, और ये वाली हाइट आपके पास कितनी है? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, और ये वाली हाइट कितनी है आपके पास? एफ एक्स। तो आपके पास जो डेल वाई निकल कर आता है वो निकल कर आता है एफ के अंदर एक्स प्लस डेल एक्स माइनस में एफ एक्स। आराम से सुनो, जो ये डेल वाई निकल कर आता है, डेल वाई, ये जो स्मॉल चेंज निकल कर आता है, ये कितना है कि ये पूरी लेंथ में से ये लेंथ हटा दी, ये लेंथ जो है, ये हाइट है, ये क्या होगी? वाई की वैल्यू होगी, वो कितनी है? एफ एक्स प्लस डेल एक्स। ये वाई की वैल्यू होगी, वो कितनी है आपके पास? एफ एक्स। वो घटा दिया मैंने, वो मेरे पास डेल वाई की वैल्यू आ गई, डेल वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, देख लो, लिख लो, नोट कर लो यहां से, कैसे स्मॉल चेंज, ये चेंज हुआ है और चेंज होके बना क्या है? एक्स प्लस डेल एक्स। हम एडिशन वाला चेंज ले रहे हैं, सब्ट्रैक्शन वाला भी ले सकते थे, एडिशन वाला लेके काम कर रहे हैं। ठीक है, नोट कर लिया तो देखना फिर आगे स्मॉल चेंज पे। ठीक है, एक ग्राफ बना लिया हमने। ऐसा थोड़ा अजीब लगेगा, बहुत दिन बाद क्लास में आ रहे हो, दोनों चीज साथ में चलती हैं। ठीक है भाई, देखना अब उसके बाद क्या हो रहा है कि अगर आपसे पूछा जाए डेल वाई क्या है, तो वो तो आपने लिख दिया एफ एक्स प्लस डेल एक्स। अगर बात हो कि वाई प्लस एफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या चीज है? एफ एक्स प्लस डेल एक्स, एफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या है? फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू मतलब वाई की वैल्यू। यहां तक जो वाई की वैल्यू थी, ये यहां से यहां तक ये था एफ एक्स। एफ एक्स मतलब कि वाई, मतलब कि ये जो थी, ये जो यहां से यहां तक की वैल्यू थी, ये वाई थी। उसके अंदर अगर मैं डेल वाई ऐड कर दूं, ये डेल वाई ऐड कर दूं, तो मेरे पास एफ एक्स प्लस डेल एक्स बन जाएगा। सोचो, नीचे से लेकर ऊपर तक ये वाई क्यों? क्योंकि मैंने एक्स इनपुट डाला तो मेरा आउटपुट एफ एक्स आया, और एफ एक्स किसके बराबर होता है? वाई के बराबर। ये मेरे पास वाई आ गया, इतना चेंज डेल वाई है, तो वाई के अंदर डेल वाई ऐड हुआ, इसका मतलब एफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू आपके पास वाई प्लस डेल वाई आई होगी। वाई प्लस डेल वाई कॉन्सेप्ट के ऊपर बात है, इसका से आपको क्वेश्चन नहीं करने। वाई प्लस डेल वाई आई होगी। एक छोटी सी बात, वहीं से वाली बात निकाल लाते हैं कि डेल वाई कैसे निकला है। समझना डेरिवेटिव क्या होता है। अब सुनो, कितना लिख लिया? ये लिख लिया सबने? ठीक है, अब आपके बाद, अब आप रेशियो
ऑफ स्मॉल चेंज, ठीक है, रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज किसमें, कि जो फंक्शन की वैल्यू में स्मॉल चेंज था वो कितना था, डेल वाई था। जो एक्स की वैल्यू में स्मॉल चेंज था वो कितना था, डेल एक्स था। फंक्शन की वैल्यू में स्मॉल चेंज, एक्स की वैल्यू में स्मॉल चेंज। ध्यान से समझना किसके बराबर आएगा ये। डेल वाई की अभी अभी वैल्यू लिख कर लाए हैं, देखो डेल वाई की वैल्यू कितनी लिख कर लाए हैं, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। एफ के अंदर एक्स प्लस डेल एक्स माइनस में एफ एक्स, ठीक है। नीचे क्या लगा हुआ है आपके पास, डेल एक्स लगा हुआ है। बात क्या हुई है यहां पे, बात समझना। रेशियो तो ठीक है कि सर आपने रेशियो निकाल दिया डेल वाई अपॉन डेल एक्स, बहुत बढ़िया है। ये रेशियो नहीं लिखा है सर, रेशियो किसका लिखा है यहां पर, स्मॉल का लिखा है। और स्मॉल का मतलब है कि अप्रोचिंग टुवर्ड जीरो, ठीक है। कौन सी वैल्यू अप्रोच कर रही होगी जीरो की तरफ, आपका इनपुट था डेल एक्स। ये तब आ रहा होगा जब आपकी स्मॉल चेंज तब होगा जब लिमिट में आपका डेल एक्स नाम की कोई वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रही हो। लिमिट के अंदर डेल एक्स नाम की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही हो, जीरो को अप्रोच कर रही हो, ठीक है। और ये जो चीज होती है, अभी समझते जाओ पहले, ये जो चीज होती है, लिखने का टाइम दे दूंगा भाई, ये जो पूरी चीज होती है, इसको क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन बड़ा था इसलिए इसको छोटा करके कहा कि इसको हम अलग से नाम देंगे और इसको बोलेंगे डीवाई बाई डी एक्स। इस चीज को बोला जाता है डीवाई बाई डी एक्स। डीवाई बाई डी एक्स में अपने आप एक लिमिट लगी हुई होती है जो इस में नहीं दिखती है। क्यों, क्योंकि बार बार ये लिखना थोड़ा लेंदी हो रहा था, तो उन्होंने कहा इस पूरे का रिप्रेजेंटेशन क्या बोला गया, डीवाई बाई डी एक्स, मतलब डीवाई बाई डी एक्स के अंदर एक लिमिट आती है। अच्छा, डीवाई बाई डी एक्स आपको पता है क्या चीज होती है, वो एफ डैश एक्स होती है, वही चीज होती है एफ डैश एक्स। वो इसके बराबर आया है, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, एफ के अंदर एक्स प्लस डेल एक्स माइनस में एफ एक्स। ये आप पढ़ चुके हो, देखो मैं समझाता हूं कहां पढ़ चुके हो। डेल एक्स टेंडिंग टू, डिफरेंशिएबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है राइट हैंड डेरिवेटिव का, उसके अंदर यहां पे एच पड़ा हुआ होता है। ठीक है, था कि पुराने जमाने में ना लोगों को ग्रीक लेटर से बहुत प्यार था, वो ग्रीक लेटर यूज करना पसंद करते थे, तो डेल यूज चलता रहा, ये क्लासिकल डेफिनेशन में चलता है। अब जो मॉडर्न टाइम्स आए तो इंग्लिश का ज्यादा भाई प्रकोप है, तो अब एच यूज करने लगे स्मॉल चेंज के लिए। ये किसके लिए यूज होता है, स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज। तो आपको पता है ये जो आपने एफ डैश एक्स लिखा है अभी, ये जो डीवाई बाई डी एक्स लिखा है, ठीक है, इसके अंदर डेल एक्स की जो वैल्यू थी वो पहले पुराने जमाने में किससे रिप्रेजेंट की जाती थी, डेल एक्स से। अब किससे रिप्रेजेंट की जाती है, एच से रिप्रेजेंट की जाती है। दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो यहां पर डेल एक्स की जगह पर अगर मैंने एच लिख दिया सब जगह पर, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ के अंदर मेरा एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स अपॉन एच, ये तो आएगा निकल के। और ये वाला फॉर्मूला किसका होता है आपके पास, राइट हैंड डेरिवेटिव का। और आपको पता है अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के, सारी वैल्यू बराबर होती है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखिए लिख लो जल्दी से, रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज पे कि रेशियो निकाला स्मॉल करने के लिए, ये डेल एक्स को नीचे, और इसका रिप्रेजेंटेशन डीवाई बाई डी एक्स है। इसका रिप्रेजेंटेशन डीवाई बाई डी एक्स। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये लिख लिया स्मॉल चेंज, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। वो राइट हैंड डेरिवेटिव और फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो राइट हैंड डेरिवेटिव आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डिफरेंशिएबल ही होगा जब डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं उसका, ठीक है। इसमें बात समझो, लिख लिया यहां तक, बढ़ जाए आगे, ठीक है। आपको ये वाली बात यहां समझ में आई कि अच्छा सर डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपने लिख दी है लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, और स्मॉल चेंज इन वाई डिवाइड बाई स्मॉल चेंज इन एक्स, ये अपने आप में रेशियो आया। ये स्लोप देता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। अब वो स्लोप देता है दो पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट को बहुत पास कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। वो उसको करने के लिए क्या करते हैं, इसको जीरो को टेंड करवाते हैं। सब डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ा जा चुका है, ठीक है। ये डिवाइड बाई डी एक्स हुआ, ध्यान समझना। अब अगर मैंने क्या किया, लिमिट आपको पता है जो लिमिट लगी हुई है वो ऊपर भी जाएगी और नीचे भी जाएगी, दोनों तरफ जा सकती है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, यहां पर आएगा आपके पास लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। ये निकल कर आया मेरे पास डेल, ये आएगा डेल एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स,
1 अपॉन dy। अरे इस पूरे को उठा के नीचे ले गया इस तरफ, और ये डेल एक्स, क्योंकि लिमिट नीचे भी जा सकती है, लिमिट ऊपर भी जा सकती है, दोनों चली गई। इस वाली लिमिट का ये ऊपर चली गई, डेल एक्स ऊपर चला गया और डेल वाई नीचे आ गया। ठीक है, यहीं से रेसिप्रोकल का फॉर्मूला निकलता है आपका, रेसिप्रोकल का। अब समझना एक बात, इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसको हम लिख देते हैं कि अगर मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, दो फॉर्मूले में कंपैरिजन देखना, कि लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स, इसकी वैल्यू आती है डी वाई अपॉन डी एक्स। ये आती है, मतलब जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जो स्मॉल चेंज है वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो dy अपॉन dx आ रहा है, डिनोमिनेटर वाला डेल वाई अपॉन डेल एक्स, dy अपॉन dx तब बन रहा है जब डिनोमिनेटर 0 की तरफ कर रहा है टेंड। यहां पे देखो, आपका डेल एक्स अपॉन डेल वाई लिखा हुआ है, यहां पे डिनोमिनेटर कर रहा है क्या 0 की तरफ टेंड? डिनोमिनेटर तो नहीं कर रहा है 0 की तरफ टेंड। तो अगर मैं कंपैरिजन करने जाऊं कि सर ये जो है लिमिट, अगर मेरे पास होता, अगर होता डेल वाई टेंडिंग टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल वाई, ठीक है, तो उसे मैं dx अपॉन dy लिख देता। भाई वेरिएबल ही तो बदले, कि यहां पर आपका डेल एक्स अपॉन डेल वाई dx अपॉन dy के बराबर हो जाता जब डिनोमिनेटर किसकी तरफ जा रहा होता? 0 की तरफ जा रहा होता। इसके पीछे क्या बात है कि इसको सर डेल एक्स टेंडिंग टू 0 को मैं डेल वाई टेंडिंग टू 0 कैसे कर दूं? वो ऐसे सोचा जाता है कि जब आपके पास, कहां गया, जब आपके पास चेंज, स्मॉल चेंज, अगर आपका डेल एक्स जो है 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो यहां समझ में आता है इसका मतलब ये डिस्टेंस बहुत कम होने वाली है। अगर ये बहुत कम होने वाली है, बहुत पास होने वाले हैं, तो ये जो y के बीच का डिस्टेंस है ये भी बहुत पास होने वाला है। इसका मतलब जब आपका डेल एक्स बहुत छोटा हो रहा है तो साथ साथ डेल वाई भी बहुत छोटा हो रहा है। ये इंप्लाई करता है कि डेल वाई इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। दिस इंप्लाइज, डेल एक्स टेंडिंग टू 0 इंप्लाइज कि डेल वाई भी किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है। ये अगर छोटा हो गया डिफरेंस, तो ये वाला डिफरेंस भी कैसा हो जाएगा? छोटा। ऐसा तो नहीं ये बहुत छोटा हुआ, ये स्ट्रेट लाइन खड़ी हुई है एकदम। ये डिफरेंस बहुत ज्यादा कब होगा? ये डिफरेंस बहुत ज्यादा तब होगा जब लाइन ऐसे आ जाए कि सर जरा सा अगर मैंने चेंज कर दिया ना डेल एक्स के अंदर, जरा सा चेंज, तो वाई के अंदर इनफाइनाइट चेंज आ जाएगा। तो आपको पता है ये अपने आप में वर्टिकल लाइन है, और वर्टिकल लाइन का डेरिवेटिव पॉसिबल वैसे ही नहीं होता, तो इसका तो निकालते ही नहीं है। इस पे क्यों जा रहे हैं? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आता है कि जब डेल एक्स 0 की तरफ जा रहा होता है तो डेल वाई भी 0 की तरफ जा रहा होता है। तो यहां से आप बोलोगे इसका मतलब है कि डेल वाई भी 0 की तरफ जा रहा होगा, तो यहां से डेल वाई टेंडिंग टू 0, डेल एक्स अपॉन डेल वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx। और ये वाली चीज अगर मैं वेरिएबल से देख लूं सिर्फ, ये वाली चीज कि लिमिट डेल वाई टेंडिंग टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल वाई किसके बराबर लिखी जाती है? डेल dx अपॉन dy के बराबर लिखी जाती है। लिखने का तरीका है बस। तो ये वाली जो चीज आई, ये पूरी चीज, इसको आपने लिख दिया dx अपॉन dy, ये वैल्यू बराबर होती है 1 अपॉन dy बाई dx। यहां से ये कॉन्सेप्ट निकाल के लाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है। इसके पीछे सबसे काम की चीज बस यही होती है कि आपको लगता है कि यहां के बाद, किताब में ना यहां के बाद ये स्टेप लिखा होता है, ये स्टेप कुछ जगह लिखा होगा, नहीं तो ये लिखा होगा डायरेक्ट। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में नहीं आती कि जब डिनोमिनेटर टेंड कर रहा था तब हम बना रहे थे, तो इसके अंदर तो डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर टेंड कर रहा है, तो हमने कैसे बना दिया? तो वो इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर डेल एक्स, अगर एक्स में छोटा चेंज है तो वाई में बहुत बड़ा चेंज थोड़ी आ जाएगा, उसमें भी बहुत छोटा चेंज ही आ रहा होगा, वो भी टेंडिंग टू 0 ही होगा। ठीक है, लिख लो, नोट कर लीजिए। डेल की बात यहां खत्म कर हो जाती है। फिर एक बस एब इनिशियो मेथड का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद डेल की बात खत्म करके वो तो हम एच पे चलते हैं जब डिफरेंशिएबिलिटी निकालते हैं। आपको तो डिफरेंशिएशन पढ़ना है, ये तो कॉन्सेप्ट हो, यहीं से चैप्टर स्टार्ट होता है डिफरेंशिएशन का। अगर डिफरेंशिएबिलिटी के बाद पूरा पढ़ाया जाता, हमने पहले पढ़ लिया था। कोई डाउट तो नहीं? ऐसी कोई परेशानी नहीं, डाउट पूछ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, जोर जोर से मत बोलना बस। डाउट ही नहीं पूछ रहे तो फायदा क्या हो रहा है क्लास आने का? लिख लिया था? नहीं लिखा है भी? लिखो जल्दी से। ठीक है, अगर वो ये dx बाई डी वाई हम तब लिख सकते थे ऐसे होता, लेकिन हमारे पास ऐसे नहीं था, तो यहां पे आपको डेल वाई टेंडिंग टू 0 लाना था। उसके पीछे सोच थी एक, क्या एक्स में छोटा चेंज है तो वाई में भी छोटा ही चेंज होगा। ठीक है, उससे ये वाली बात निकल कर आती है। अब आपका जो ये रेसिप्रोकल हो गया,
अब क्या बात आती है इसके अंदर कि आपके पास आता है एब इनिशियो मेथड। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, इसके अंदर एक क्वेश्चन कराऊंगा बस एब इनिशियो मेथड, क्योंकि ये 11th क्लास के अंदर एनसीईआरटी में ये मेथड है, तो ये स्कूल के एग्जाम के लिए काम आता है। आपके कंपटीशन में कभी ऐसा, अब आपका एग्जाम तो है नहीं 11th का, अब तो 12th का एग्जाम है, तो एब इनिशियो मेथड पे क्वेश्चन आना नहीं है, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए जानना है कि कैसे हम निकाल के लाते हैं। ये एब इनिशियो मेथड क्या होता है? एब इनिशियो मेथड ये वाला मेथड है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अभी भी निकाला था ना, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, एफ के अंदर एक्स प्लस डेल एक्स माइनस में एफ एक्स अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ऐसे डिफरेंशिएशन निकालने को एब इनिशियो मेथड कहते हैं, या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, फर्स्ट प्रिंसिपल। इनिशियो, इनिशियल इससे निकला होगा, इनिशियल का मतलब पहली चीज, ठीक है। वो सब वो ग्रीक व्रीक चलती रहती थी पहले, ठीक है। इससे मैं एक एग्जांपल करके दिखा देता हूं कि एफ डैश एक्स इसके बराबर कैसे आता है एब इनिशियो मेथड में। जैसे एग्जांपल देखो, बस एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास साइन एक्स है, ठीक है। आपसे कोई पूछ रहा है कि एफ डैश एक्स निकाल, तो सबको पता है कि कॉस एक्स आना है, ठीक है। अगर एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स लिखी है, कॉस एक्स आना है, ठीक है। लेकिन इससे नहीं जाकर हमने किया लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, एफ के अंदर एक्स प्लस डेल एक्स माइनस में एफ एक्स अपॉन डेल एक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको पता है, डेरिवेटिव सर कोई तकलीफ नहीं, ये क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से दिखाना चाह रहा हूं उसका जिसका नोन है, ठीक है। तो लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, ध्यान से पहले देखते रहो एक सेकंड। एफ के अंदर, फंक्शन के अंदर ये इनपुट आ गया, एफ क्या था आपके पास? साइन एक्स था। किसी भी एफ के अंदर अगर एक्स की जगह एक्स प्लस डेल एक्स डाल दिया, तो यहां भी साइन के अंदर एक्स प्लस डेल एक्स आएगा, तो साइन के अंदर आ गया आपके पास एक्स प्लस डेल एक्स, माइनस में एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? साइन एक्स, नीचे क्या लगा हुआ है आपके पास? डेल एक्स, ठीक है। ये आप साइन सी माइनस साइन डी से ओपन कर दो, मतलब फॉर्मूला लगा दो उसका, साइन सी माइनस साइन डी का, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, साइन सी माइनस साइन डी कितना होगा? 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस एक्स प्लस डेल एक्स प्लस एक्स बाई टू, और सी माइनस डी, साइन के अंदर सी माइनस डी बाई टू, मतलब डेल एक्स बाई टू, ठीक। और यहां पे क्या लगा हुआ है आपके पास? डेल एक्स। ऐसा होगा 2 cos c प्लस डी बाई टू, और c माइनस डी बाई टू, एक्स से एक्स कट जाएगा, डेल एक्स बाई टू रहेगा। ध्यान से देखना, ये वाला जो 2 है, ये 2 मैं लिखवा दूंगा अभी, इसको दिखा दूंगा आपको क्या है। लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये cos के अंदर आपके पास x प्लस डेल एक्स बाई टू लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर आपके पास साइन के अंदर डेल एक्स बाई टू लिखा हुआ है, और ये नीचे डेल एक्स लगा हुआ है, और ये वाला जो 2 है ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जा सकता है, डेल एक्स बाई टू। ये मेहनत क्यों करी गई है? क्यों करी गई है ये मेहनत? स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए 1 हो जाएगी वैल्यू, कि साइन सेम बाय सेम लिखा हुआ है, लिमिट पुट करने पे साइन 0 बाय 0, ये स्टैंडर्ड लिमिट थी, कितना हो गया? 1। ये 1 आंसर आ गया। आपको पता है कॉस के अंदर अगर लिमिट पुट कर दूंगा मैं डायरेक्ट, तो ये कोई अनडिटरमिनेट फॉर्म तो बना नहीं रही, डेल एक्स की वैल्यू 0 होगी, कितना आंसर निकल आएगा आपके पास? कॉस एक्स निकल आएगा, कॉस एक्स। तो पहले ना सबके डिफरेंशिएशन ऐसे निकाले गए थे, फिर उसके बाद मेथड निकले। पहले सब कॉन्सेप्ट से निकाले जाते थे डिफरेंशिएशन, एक एक डिफरेंशिएशन को ऐसे निकाला जाता था। आप यहां से कुछ भी निकाल सकते हो इससे, एब इनिशियो मेथड से, क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल सब निकल आएगा, सब प्रूफ होता है, लेकिन आपको उसका काम नहीं है, अब उसका काम नहीं है। 11th में जब आपने लिमिट एंड डेरिवेटिव पढ़ा, तब इसकी जरूरत हो बोर्ड के एग्जाम के लिए। अभी आपको स्मॉल चेंज का बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो आपको पता चल चुका है। मेरे ख्याल से इस पर कोई क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। लिख लिया है? आ जाऊं आगे शुरू कर दूं? तो अच्छा, आओ भाई क्वेश्चन शुरू करता हूं मैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्वेश्चन, एब इनिशियो मेथड कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहां से क्या चीज शुरू हो रही है? यहां से वो क्वेश्चन जो रह गए थे, 2-3 तो टॉपिक रह गए हैं, उससे पहले 1-2 क्वेश्चन जो मैं कर लेता हूं, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करता हूं, ठीक है। ये वो क्वेश्चन जो उस टाइम पे नहीं कराए जा सकते थे। सेक इनवर्स के अंदर आपके पास x प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन पड़ा हुआ है, प्लस में साइन इनवर्स के अंदर, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तब नहीं पड़ा था, x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू पड़ा हुआ है, देन dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी वैल्यू? 0। कैसे? कॉस इनवर्स x, ये बन जाएगा
कॉस इनवर्स। ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगेगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक है, आपको dy बाई dx निकालना है। ये सेक इनवर्स आपका ये बनकर आएगा कॉस इनवर्स के अंदर x+1 अपॉन x+2। ठीक है, और प्लस में साइन इनवर्स के अंदर आपके पास x+1 अपॉन x+2। ठीक है, काम की बात क्या है कि डोमेन एक बार को कि x+1 अपॉन x+2 की रेंज अगर कोई आपसे निकालने को कह दे, ठीक है, साइन इनवर्स के अंदर वाला कहां से कहां रहना चाहिए, -1 से 1 के बीच में रहना चाहिए। इसका मतलब इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहनी चाहिए। इसकी वैल्यू जब जब x पॉजिटिव रहेगा हमेशा 1 से छोटी रहेगी, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, बड़ा है ना डिनोमिनेटर, 1 से छोटी रहेगी। जब जब नेगेटिव होगा तो -1 से इस तरफ रहेगी, कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। ये क्या हुआ, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगाते हुए सेक इनवर्स के अंदर वाले का रेसिप्रोकल हो गया, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में सेम चीज चली गई, π/2 लिखा हुआ है आपके पास, y = y। जैसे ही y = π/2 आया, dy बाई dx की वैल्यू 0 आ गई निकल के, कांस्टेंट की। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन। इफ y sec के अंदर x डिग्री, देन dy बाई dx की वैल्यू, ठीक है, हो गया, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। हुआ क्या, ये लाइट चली गई शायद, तो ये भी बंद हो जाएगा, लाइट चली गई तो 10 मिनट यूपीएस। एक सेकंड, इस क्वेश्चन के बाद देखता हूं। सेक x डिग्री dy बाई dx, x डिग्री है वो, ठीक है। यहां से अब एक लर्निंग आती है हमारे सामने निकल के। लर्निंग क्या आती है निकल के कि ये जो सेक ही लिखा था ना यहां पर, क्या लिखा है, सेक x डिग्री, हाँ, कि जब भी आपके पास ये dy बाई dx निकालते हो, ठीक है, ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, तो एंगल इज इन रेडियन। एंगल किसके अंदर होना चाहिए, रेडियन के अंदर होना चाहिए। अगर एंगल रेडियन में नहीं है तो कैलकुलस अप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है, डिग्री पे कैलकुलस नहीं अप्लाई होती है। तो डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो अगर आपने ये चीज नहीं लगाई तो देखो क्या डिफरेंशिएशन निकल कर आएगा। तो डिफरेंशिएशन निकल कर आता है आपके पास, सेक का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक x tan x, ठीक है, ये dy बाई dx मेरे पास निकल कर आ जाएगा सेक के अंदर x डिग्री और tan के अंदर x डिग्री, ठीक है, जो अपने आप में गलत है आंसर, कि सेक का डेरिवेटिव ये लिख दिया आपने, ये अपने आप में गलत हो जाएगा आंसर। आपको क्या करना है, पहले डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, उसके बाद लगाना है डिफरेंशिएशन। डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई, पाई रेडियन पता है ना 180 डिग्री होता है, 1 डिग्री की वैल्यू पाई बाई 180 रेडियन होती है। तो कितनी डिग्री आपके पास, x डिग्री की वैल्यू पाई x बाई 180 होगी, इतना रेडियन होगा। अब आपको पता है रेडियन तो लगाना छोड़ देते हैं, सी तो लिखते नहीं है, तो आपके पास y = सेक के अंदर पाई x बाई 180 लिखा हुआ है सेक के अंदर। अब जब डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा मैं dy बाई dx, तो सेक का डिफरेंशिएशन होगा सेक x tan x, सेक के अंदर पाई x बाई 180, ठीक है, tan के अंदर पाई x बाई 180, ठीक है, और साथ साथ ये जो अंदर x पड़ा हुआ, ये जो अंदर वाला, इसका डिफरेंशिएशन होगा कितना, पाई बाई 180, एक पाई बाई 180 निकल कर आएगा, पाई बाई 180, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन अगर आप करने गए हो, डिफरेंशिएशन यहां पर अगर आप डिफरेंशिएशन करने गए हो तो क्या है कि dy बाई dx ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक तब होगा जब आपका एंगल रेडियन में दिया हुआ हो। कोई तकलीफ नहीं, बात समझ में आ रही होगी, लिख लिया, आगे बढ़ो। क्वेश्चन है हमारे पास, नहीं, पॉइंट आया है, एक पॉइंट आया जो फंक्शंस के बाद ही हम शुरू करते हैं कि y = fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स। सुन लो पहले एक सेकंड, और ये y = fx माइनस f ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। इस फंक्शन के बारे में अगर पता हो तो ये अपने आप में स्टैंडर्ड इवन फंक्शन होता है। इसके अंदर अगर मान लो ये कोई gx है और x की जगह -x पुट करूं तो ये f ऑफ माइनस एक्स बन जाएगा, ये f ऑफ x बन जाएगा, उन्हीं दोनों का सम रहेगा। अगर -x पुट करने में फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, इवन वो अपने आप में जब आप x की जगह -x पुट करोगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो वो ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इवन फंक्शन कैसा होता है, इन दोनों का सम x और -x वाले का, और उनका डिफरेंस ऑड फंक्शन होता है। अब अगर कोई यहां पर आपसे dy बाई dx निकलवा दे, dy बाई dx, तो देखना भाई ये आपके पास f डैश x आएगा, ठीक है, यहां पर आपके पास f डैश के अंदर -x आएगा, और -x का कितना आएगा, -1 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये निकल कर आया मेरे पास f डैश x माइनस साइन के साथ f डैश -x,
ठीक है, अब एफ डैश अपने आप में खुद क्या होता है, डिफरेंस डेरिवेटिव क्या होता है, खुद एक फंक्शन होता है। ध्यान से समझो कि ये मान लो मैंने इसको आज लिख दिया, मैंने ये अपने मेरे पास लिखा हुआ एच एक्स माइनस में एच ऑफ माइनस एक्स। क्या किया मैंने एफ डैश को एच मान लिया। तो ये एच एक्स माइनस एच ऑफ माइनस एक्स ये जो फंक्शन होता है, ये स्टैंडर्ड कौन सा फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। स्टैंडर्ड ऑर्डर फंक्शन ऐसी होता है, इन दोनों का डिफरेंस। इसका मतलब अगर मैं इवन फंक्शन का, मैं जनरल फंक्शन में दिखा रहा हूं आपको, कोई फंक्शन जनरल फंक्शन में अगर इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ऑड फंक्शन आ जाएगा मेरा हमेशा। और अगर मैं ऑड का डिफरेंशिएशन करूंगा यहां पर dy बाई डी एक्स, तो ये निकल कर आएगा एफ डैश एक्स माइनस साइन के साथ एफ डैश माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस वन, मतलब कि एफ डैश एक्स प्लस में एफ डैश माइनस एक्स। ये एफ डैश भी एक फंक्शन होता है, उसका एक्स और उसके माइनस एक्स का अगर सम हो रहा है, इसका मतलब आपने ऑड का डिफरेंशिएशन किया तो कैसा फंक्शन आ गया आपके पास, इवन फंक्शन आ गया। इवन फंक्शन लिख लो जल्दी से, कि डिफरेंशिएशन ऑफ ऑड आपको इवन देता है और डिफरेंशिएशन ऑफ इवन आपको ऑड देता है। देखो ऐसे लिख दूंगा मैं, डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ऑड फंक्शन आपको देता है इवन फंक्शन। सेम नहीं, अलग देगा, डी बाई डी एक्स ऑफ इवन फंक्शन आपको देता है ऑड फंक्शन। ठीक है, ये फर्क कर देते हैं। ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑड फंक्शन। अगर एफ एक्स इवन है तो एफ डैश एक्स ऑड हो जाए। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इवन फंक्शन, स्टैंडर्ड ऑड फंक्शन ऐसे लिखे जाते हैं, उनका डेरिवेटिव निकाल दिया। हो गया, ठीक है, ये लिख दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ ऑड डी बाई डी एक्स ऑफ इवन। क्वेश्चन लिख देता हूं, एक क्वेश्चन करो। इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन इन आर एंड एफ डैश माइनस 3 की वैल्यू माइनस 2 है, फाइंड एफ डैश 3। सिर्फ इतनी बात दे रखी है कि एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है रियल नंबर में, एफ डैश ऑफ माइनस 3 अगर माइनस 2 है तो एफ डैश 3 कितना होगा। देखना हुआ, निकला है कितना, नहीं निकला भी। एफ देखो सुनो, अगर मेरे पास एफ एक्स कैसा फंक्शन है, मेरे पास ऑड फंक्शन है, ठीक है, तो एफ डैश एक्स नाम का जो फंक्शन आएगा, डेरिवेटिव अगर आ रहा है उसका, तो वो कैसा फंक्शन होगा मेरे पास, इवन फंक्शन होगा। ठीक है, एफ डैश एक इवन फंक्शन आ गया। आपको पता है, जैसे ही आपको पता चला ये इवन फंक्शन है, आप बोलोगे सर एफ डैश के अंदर एक्स इज इक्वल टू एफ डैश के अंदर माइनस एक्स, यही तो होगा। अगर एफ डैश मेरे पास इवन फंक्शन है तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश माइनस एक्स। अगर मैं एक्स की जगह मुझे क्या निकालना है, 3 निकालना है, इस एक्स की जगह क्या रख दूं, यहां पर 3 रख दूं, एफ डैश 3 तो निकालना है। तो मेरे पास यहां आया एफ डैश 3 इज इक्वल टू एफ डैश के अंदर माइनस 3, वो कितना दे रखा है मुझे, माइनस 2। ठीक है, जैसे ही पता चल गया था कि एफ एक्स ऑड है, उसका डेरिवेटिव इवन हो जाएगा। इवन होते ही आपको पता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। उतनी चीज पूछेंगे इतनी निकाल सकते हो, एफ डैश 2 नहीं पूछ लेंगे, निकाल ही नहीं पाओगे, कुछ दिए ही नहीं है तो। कि क्योंकि एफ एक्स ऑड था, एफ डैश एक्स इवन हो गया, इवन है तो ये फॉलो करेगा, इसमें एक्स की जगह 3 पुट कर देंगे। लिख लिया, बढ़ जाए आगे। डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, कॉम्पोजिट की तो बात इतनी नहीं है इसके अंदर, इनवर्स फंक्शन, यही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। यही वो चीज है डिफरेंशिएशन में जिसपे अगर आईआईटी ने फंसाया तो इसे फंसाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन। ठीक है, इस पर बात शुरू करें। पहले तो एक मानना पड़ेगा कि भाई जी एक्स आपके पास, ठीक है, एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, और जी एक्स जो है ऐसा मानता हूं कि वो क्या है, एफ इनवर्स एक्स है। मतलब एफ एक्स ऐसा फंक्शन है जो इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल होगा मतलब बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, जी एक्स जो है वो एफ इनवर्स के बराबर है। ठीक है, यहां से कॉम्पोजिट और इनवर्स दोनों एक साथ क्यों लिख दिए, कि इस बात को देखना, इसके अंदर अगर मैं एफ इनवर्स को इधर ले आया
तो वो क्या एफ ओ जी एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एक्स के बराबर आ जाएगी। इतनी बात में तो कोई तकलीफ नहीं है। एफ ओ जी एक्स की वैल्यू किसके बराबर, अरे तो ये कॉम्पोजिट की तरह बिहेव कर देता है। अगर एफ ओ जी एक्स एक्स के बराबर हो तो इनवर्स फंक्शन में बढ़ाया है, ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तभी तो एक्स निकल पाया। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या निकालना पड़ता है, डिफरेंशिएशन। इस पे क्वेश्चन है छोटा सा, पहले वो आप खुद से कर लोगे तो अच्छा रहेगा, इसे लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है। जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स, जी एक्स एक एफ एक्स का इनवर्स है। तो पहली चीज आपको निकालनी है जी डैश एक्स, ठीक है। दूसरी चीज आपको निकालनी है जी डबल डैश एक्स, एफ एक्स के टर्म में निकालनी होगी, ठीक है। ये दो चीजें आप निकालोगे खुद से, देखो तो आपको ज्यादा बेहतर लगेगा। इनवर्स है तो जी डैश एक्स और जी डबल डैश एक्स लिख दूं मैं। अगर जी और एफ एक दूसरे के इनवर्स हैं तो आपको जी डैश एक्स निकालना है। जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। सॉल्यूशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ऐसे तो आएगा। एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू, दोनों तरफ मैंने डिफरेंशिएशन ले लिया, तो एफ डैश के अंदर तो जी एक्स रह गया और फिर जी डैश एक्स निकल आया। ऐसे तो होगा भाई, एफ का डेरिवेटिव एफ डैश, अंदर वाला एज इट इज, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव जी डैश, उधर एक्स का डेरिवेटिव कितना आ गया, 1 आ गया। यहां से अगर मैं जी डैश एक्स की वैल्यू पूछ लूं आपसे तो आप बोलोगे 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। और अगर जी डबल डैश निकालना है, डबल डेरिवेटिव, तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करोगे, जी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन एफ डैश जी एक्स का होल स्क्वायर, और फिर एफ डैश जी एक्स का डेरिवेटिव, एफ डैश जी एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, एफ डबल डैश जी एक्स, और यहां पर जी डैश एक्स। ऐसे तो आएगा भाई। पहले तो रेसिप्रोकल का हो गया, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर की तरीके से, फिर अंदर वाला जो एफ डैश जी एक्स था उसका डेरिवेटिव एफ डबल डैश जी एक्स और जी डैश एक्स, और जी डैश एक्स का बहुत दिल चाह रहा है तो ये वैल्यू पुट कर दो। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, ये बिल्कुल सिंपल है, आपको खुद से निकाल के रखने थे। माइनस के अंदर एफ डबल डैश जी एक्स अपॉन एफ डैश जी एक्स का होल क्यूब, एफ डैश जी एक्स का होल क्यूब। मैंने जी डैश एक्स की वैल्यू पुट कर दी। जी डैश एक्स की वैल्यू कितनी थी, ये वैल्यू पुट करूंगा 1 अपॉन, यही सेम चीज क्यूब बना देगी यहां पर। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो ये जो फॉर्मूला है उस पर ध्यान देना है अभी। ये निकाल लिया है। अच्छा, इनवर्स के क्वेश्चन आए डिफरेंशिएशन में, क्या किए कभी असाइनमेंट में? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की नहीं, वो तो कर ही लिए होंगे। एफ जी में इनवर्स लगा हुआ, सही किया। चलो आगे आओ, चलो ठीक है। पॉइंट देखो, इफ एफ एंड जी आर इनवर्स टू ईच अदर, ठीक है। अगर एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स हैं, ठीक है, आप उसे कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि एफ इनवर्स की जी एक्स जो है वो किसके बराबर है आपके पास, एफ इनवर्स एक्स के। या फिर आप लिख सकते हो कि एफ एक्स जो है वो किसके बराबर है आपके पास, जी इनवर्स एक्स के, जी इनवर्स एक्स के। दोनों तरीके से लिख सकते हो भाई, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, ठीक है। दोनों से कॉम्पोजिशन कैसे बनेगा, देखो दोनों से। इससे आपके पास एफ इनवर्स जब इधर आएगा तो आपके पास बनाएगा एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, और इससे आपके पास आएगा जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और जी इधर आ जाएगा जी एफ एक्स। इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, इसको सॉल्व ध्यान से देखना, ठीक है। आपने डिफरेंशिएशन लिया, डिफरेंशिएशन जी डैश के अंदर एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता हुआ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। यहां पे जी डैश एफ एक्स को ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स आ गया। अब ये फॉर्मूला ऐसे सेंस नहीं बनाता कि इस फॉर्मूले काम है, लेकिन ये बहुत काम का फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कि जी डैश के अंदर एफ एक्स की क्या निकाल रहे हो सर आप, देखो मैं निकाल रहा हूं कि अगर जी और एफ एक दूसरे के इनवर्स हैं, ठीक है, और मुझसे इनवर्स का डेरिवेटिव पूछा गया है। इनवर्स है जी, क्या था ये, जी जो था वो एफ इनवर्स के बराबर था। मुझसे क्या पूछा गया, जी का डेरिवेटिव पूछा गया। अगर जी का डेरिवेटिव मतलब एफ इनवर्स का डेरिवेटिव, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव पूछा गया तो वो 1 अपॉन एफ डैश एक्स के बराबर आता है। लेकिन ये जी डैश एक्स का नहीं है, तो जी डैश एफ एक्स का है। वो क्या होगा अभी बताता हूं क्वेश्चन में। इसके लिए ये क्या चीज आ गई, इसके लिए सी एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल देखना है, बहुत काम का फॉर्मूला है। ऐसे ऐसे लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, कोई चीज नहीं, हम इसे कर लाएंगे। आप इसमें इतना कंफ्यूज हो गए ना, मैं आपको बता रहा हूं, आप इस फॉर्मूले को जनरली उल्टा लिखोगे। जनरली उल्टा लिखने का मतलब क्या है, मैं देखो बताता हूं। अगर यहां से आया मैं, यहां से कहां ये फंसाएंगे आपको, ये दोनों सेम चीज है, दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि जी और एफ एक दूसरे के इनवर्स है। आपसे इनवर्स का डेरिवेटिव मांगा है। अगर आप इस तरफ से चले गए, इस तरफ से देखो, इस तरफ से क्या होगा, इस तरफ से आपके पास एफ डैश के अंदर जी एक्स आएगा, यहां पर आएगा जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1 के बराबर। ये जी डैश एक्स की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स के बराबर आएगी। ठीक है, एक फॉर्मूला ये हुआ, ये आपको ये लेंदी कर देगा क्वेश्चन को, और ये अक्सर आंसर भी नहीं निकाल पाएगा। और यही लगता है कि सर यही तो होगा फॉर्मूला, कि अगर जी मेरा इनवर्स था तो इनवर्स का डेरिवेटिव तो ये लिखा है, वो तो कुछ और लिखा है, इनवर्स के डेरिवेटिव के अंदर एक्स थोड़ी पड़ा है, यहां पर क्या पड़ा हुआ है, एफ एक्स। लेकिन वो है फॉर्मूला आपका, ये आपका फॉर्मूला नहीं है। जो आपके पास क्वेश्चन आएगा वो उससे होगा, वो उससे, आईआईटी ने भी क्वेश्चन पूछा है वो उसी से हुआ है, जेईई मेंस ने भी क्वेश्चन पूछा है वो भी उसी से हुआ है, इससे नहीं होता। अभी भी कंफ्यूजन लग रहा है इसके अंदर, कि उन दोनों में फर्क क्या आ रहा है। उन दोनों में फर्क ये कि ये लगता है कि ठीक फॉर्मूला है। क्यों लगता है? क्योंकि जी आपका इनवर्स है, जी तो एफ इनवर्स के बराबर है। इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना हो तो उसका मतलब जी का डेरिवेटिव निकालो, तो ये है जी का डेरिवेटिव, तो वो थोड़ी है जी का डेरिवेटिव, वो तो जी डैश एफ एक्स है, जी डैश एफ एक्स नहीं है। लेकिन ये लगेगा फॉर्मूला, ये लगेगा, ये नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, वो लगेगा। देखना, लिख लिया इतना, ये नहीं लगता है, वो लगता है। आप यही मुझे पता है, आप एग्जाम के दिन अगर आपने वो रटा हुआ नहीं है और आप सॉल्व करके निकाल ले हो कि हाँ इनवर्स ही तो आ गया, हम ये कर लाएंगे, तो आप ये निकाल के लाओगे। और अगर आप ये निकाल के लाए तो आप फंस गए, ये निकालते फंस गए। एग्जाम में ये निकालना बहुत आसान लगता है कि अरे ये तो यही तो है इनवर्स का डेरिवेटिव, वो थोड़ी है इनवर्स का डेरिवेटिव, ये तो इनवर्स के डेरिवेटिव के अंदर एक्स थोड़ी पड़ा है, एफ एक्स पड़ा हुआ है पूरा पूरा। तो देखो क्वेश्चन भी कैसा आता है। बढ़ूं आगे, क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन देखना भाई। अगर आपका एफ एक्स जो है वो दिया हुआ है ई की पावर में x/2 प्लस एक्स क्यूब एंड जी एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, ठीक है, फाइंड जी डैश 1। ठीक है, जी डैश 1 ये है आपके पास काम की चीज। समझ लेना पहले एक क्वेश्चन, कई क्वेश्चन है इसके, 6-7 क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। एक क्वेश्चन समझ लो पहले आराम से देख के, कि जी डैश 1 की वैल्यू निकालनी है। फिर वही लग रहा होगा कि सर ये फॉर्मूला लगाओ, यहां जी डैश में एक्स की जगह क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो। ठीक है, मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं। ये फॉर्मूला लगाने के लिए यहां पर क्या पुट करना है, क्या पुट करना है यहां पे, अरे क्या है ये gx है ना, ये gx निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर gx क्या इनवर्स है, इस फंक्शन का इनवर्स निकालना पड़ेगा। इनवर्स निकालना तो आता है, इसको y रखेंगे, उसको लॉग वॉग लेंगे, बहुत तकलीफ दे हो जाएगा, क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। यही वाली बात, यही प्रॉब्लम है मेन। आपको क्या सोचना है कि सर फॉर्मूला है g डैश के अंदर एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स, ये फॉर्मूला लिखवाया आपने, ये फॉर्मूला है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि जी डैश के अंदर 1 बन जाए। ये तो क्वेश्चन में है जी डैश के अंदर 1, इसका मतलब जी डैश के अंदर ये वाली वैल्यू क्या बन जाए, 1 बन जाए। तो आप ऐसे सोचोगे, थिंक क्या करना है आपको, थिंक एफ एक्स इज इक्वल टू 1। ये क्या करेगा आपको, ये आपको जी डैश के अंदर 1, ये जी डैश के अंदर 1 बनाएगा। ठीक है, आपको ये तो है कि एफ एक्स की वैल्यू किस जगह पर 1 बनेगी, एफ एक्स की वैल्यू, अच्छा एफ एक्स की वैल्यू किस जगह 1 बनेगी, बताओ एफ एक्स की वैल्यू किस जगह 1 बनेगी, 1 किस जगह बनेगी वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0 पर। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0 बनना है। अच्छा, मैं पूछ रहा हूं आपसे, जी डैश एफ के अंदर अगर मैंने 0 निकाल दिया, फॉर्मूला ये था, इसके अंदर क्या डाल रहा हूं मैं, x की जगह 0 पुट कर रहा हूं। अगर x की जगह 0 यहां पुट करूंगा तो वहां भी पुट करूंगा, वहां पुट करने का मतलब ये है कि 1 अपॉन एफ डैश 0, ये आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, f0 की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी, अभी तो निकाला है। अरे देखो, x की जगह 0 पुट करोगे पावर 0 हो जाएगी, f0 की वैल्यू 1 आई थी, इसका मतलब ये लिखा हुआ है g डैश 1 वो बराबर है 1 अपॉन एफ डैश 0 के, मतलब g डैश 1 की वैल्यू इसके बराबर आई। आपको सिर्फ f डैश 0 निकालना, उसका रेसिप्रोकल लेना है एफ डैश 0 निकालने के लिए क्या करोगे, एफ एक्स की वैल्यू ई की पावर में कितना दिया था भाई, x/2 प्लस
एक्स क्यूब। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, पहले एफ डैश एक्स निकलेगा, ई की पावर में एक्स बाई टू प्लस एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होता हुआ 3x स्क्वायर प्लस 1/2, ये तो आएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, एफ डैश जीरो निकालना है, एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो निकालोगे तो ई की पावर बन जाएगा 0, यहां बन जाएगा 1/2, मतलब निकल कर आएगा 1/2, 1/2 निकल कर आएगा डिनोमिनेटर, मतलब 2 बन जाएगा जी डैश। कोई इनवर्स नहीं निकालना पड़ा। ठीक है, फॉर्मूले पे फिर से ध्यान दो, सोचना क्या है, सोचना यह है कि आपको जी डैश के अंदर अगर 1 चाहिए था, आपका अगर फॉर्मूला यह है, आपको यहां 1 चाहिए, आपको सोचना है मेरा fx1 कब बनेगा, मेरा fx1 बनेगा x इज इक्वल टू 0 पर। इसका मतलब अगर यहां पर मैंने x इज इक्वल टू 0 डाला, मतलब फॉर्मूला ऐसे लिख दिया ये करके, तो ये मेरा डायरेक्ट क्या निकालेगा, जी डैश 1 निकालेगा। 0 यहां लगा दिया तो 0 यहां लगाऊंगा x की जगह पर, ये मेरा डायरेक्ट जी डैश 1 निकालेगा। तो x की वो वैल्यू सोचनी है जहां पर fx इज इक्वल टू 0 बने, x की वैल्यू फॉर विच क्या सोचना है आपको, थिंक x की वैल्यू फॉर विच fx इज इक्वल टू 1, x की वो वैल्यू सोचनी है जिसके लिए fx 1 बने। क्या हुआ, कुछ डाउट लग रहा है, हो गया, समझ में आ गई बात, x की वो वैल्यू सोचनी है, ये फॉर्मूला आपके काम आएगा, लिख लो जल्दी से आगे बढ़े। अगर ऐसा होता तो करते, अगर आएंगे तो देखेंगे, जब आएंगे तब देखेंगे, ठीक है, आए तो पहले 2 वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू के लिए निकाल लेना, 2 आ जाएंगी, डिफरेंशिएशन की वैल्यू फौरन बोल देना नॉन डिफरेंशिएबल, भाई टेंजेंट की 2 स्लोप आ गई, फंक्शन कैसा हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। खुद से एक बात सोचने वाली है कि फंक्शन जो जब इन्वर्टेबल हो गया तो कैसा होता है, 1 to 1, इसका मतलब x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू आएगी, बस। नहीं, ये डाउट अच्छा था, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट तुम भूल गए थे कि अगर आ जाए तो क्या करें। ठीक है, लेकिन फंक्शन इनवर्स ही नहीं बन पाएगा जब अगर 2 वैल्यू आ गई, कि fx इज इक्वल टू 1, x की 2 वैल्यू के लिए हो रहा है, फंक्शन मैंने टू 1 हो गया, मैंने टू 1 होते आप फौरन मना कर दोगे हमारे बस का नहीं है। fx इज इक्वल टू, देखो भाई ये रहा आईआईटी का क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू कितना सिंपल, एक्स क्यूब प्लस ई की पावर में x/2, ठीक है, और gx की वैल्यू f इनवर्स x, ठीक है, आपको g डैश 1 निकालना है। भाई सेम क्वेश्चन नहीं है ये, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, अगर इनवर्स है, और अगर आप इनवर्स निकालने चले गए कि सर नहीं हम तो इनवर्स निकाल के लाएंगे, तो बहुत दूर चला जाएगा क्वेश्चन पे। पिछले वाले का तो इनवर्स तब भी आसान था, इसका तो ऐसी तकलीफ देगा ना। जी डैश 1 की वैल्यू कितनी आई, 2, सही है, सही है, सही है। देखो ये होते ही आपको पता चला कि सर फॉर्मूला है जी डैश के अंदर एफ एक्स गया इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स बनता है, मैंने फॉर्मूला रटना है, फॉर्मूला है, ठीक है। जी डैश के अंदर आपको क्या चाहिए, 1 चाहिए, आपको सोचना है एक्स की किस वैल्यू के लिए ये 1 बन जाएगा, ठीक, क्या सोचना है, एक्स की वैल्यू फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू 1, जिसके लिए एफ एक्स 1 बन जाए, ठीक है। एफ एक्स 1 किस वैल्यू के लिए बनेगा भाई, अगर यहां 1 पुट कर दूंगा, 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, हाँ ठीक है, वो 1 होता तो वो ई बाई 2 रूट ही बन जाता। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए, x इज इक्वल टू 0 के लिए मतलब है जी डैश के अंदर आपका f0 आया है, जब x की जगह 0 पुट किया तो यहां भी पुट करना पड़ेगा, ठीक है। ये f0 की वैल्यू 1 बना रही है, तो जी डैश के अंदर 1 आ रहा है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश 0 आ रहा है, एफ डैश 0 की वैल्यू निकालनी है आपको, उसका रेसिप्रोकल लेना है, एफ डैश 0 के लिए एफ डैश x निकालोगे, x की जगह 0 रख दोगे। कुछ डाउट लग रहा है इसके अंदर, देखिए कुछ डाउट आ रहा है, कुछ खुशी क्यों नहीं हो रही देख के? तो खुशी होनी चाहिए ना, डाउट नहीं आ रहा तो हाँ सर आ गया समझ में, चेहरे पे खुशी नहीं दिख रही, क्या हो गया, आसिफ ने पहले कर लिया सर, जलन से मैं तो गया। क्या हो गया, नहीं आया तो बता, फिर से बता दें, आगे आओ। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स,
क्या लिखा है, जी इनवर्स इज इक्वल टू एफ। ठीक है, तो आपको निकालना है जी डैश के अंदर, तो ऐसा मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन देते हैं 1/√2 की वैल्यू कितनी होगी। जी डैश के अंदर भाई आप देख के समझ में आ जाएगा क्या लिखा है अंदर जी डैश के। जैसे ही इनवर्स का आपके पास ऐसा आया जिसके अंदर फंक्शन नहीं दे रखा आपको, आप सोचोगे सर पहले इनवर्स निकालूं क्या, एफ का इनवर्स निकालूं क्या, नहीं इनवर्स नहीं निकालना, डायरेक्ट फॉर्मूला। जी डैश के अंदर क्या आएगा, एफ एक्स, वो बराबर किसके होगा, 1/f डैश एक्स के। आपको सोचना है जी डैश के अंदर आपको ये वैल्यू चाहिए, मतलब एफ एक्स ये वैल्यू देने लगे, आपका एफ एक्स ये वैल्यू देने लगे। ठीक है, एफ एक्स ये वैल्यू एक्स की किस वैल्यू पे देने लगेगा वो समझ में आ जाता है कि एक्स की वैल्यू अगर मैंने π/4 रख दी तो एफ π/4 जो होगा आपका वो देगा आपको π/4 + 1/√2। एक्स की जगह π4 हो तो यहां π/4 आएगा, यहां 1/√2 बनेगा। ठीक है, तो f π/4 पे, तो g डैश के अंदर f के अंदर यहां पर आ गया π/4 इज इक्वल टू 1/f डैश में π/4। ठीक है, मतलब ये वाली वैल्यू आपकी, ये g डैश अंदर वाला टर्म बन रहा है, ये बराबर 1/f डैश π/4 के, आपको f डैश निकालना है, f डैश x निकालना है। f डैश x इज इक्वल टू 1 + cos x। ठीक है, तो f डैश के अंदर π/4 जो निकल कर आएगा तो 1 + 1/√2 ये निकल कर आएगा। तो इसका मतलब जो g डैश के अंदर π/4 + 1/√2 आया निकल के, वो निकल कर आएगा 1/f डैश π/4 मतलब 1 + 1/√2। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं, समझ में आ गई बात, सिंपल क्वेश्चन, बहुत मेहनत का क्वेश्चन ही नहीं था। क्वेश्चन देखो अगला, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर में x³ प्लस में x² प्लस x। ठीक है, जहां पर gx की वैल्यू आपके पास f इनवर्स x है। ठीक है, तो g डैश के अंदर e³ की वैल्यू बतानी है आपको, g डैश के अंदर e³, g डैश e³ की वैल्यू बतानी है। बिल्कुल सही, 1/6e³। पढ़ लिया क्या तुमने पहले से ये, अभी पढ़ा ये, अभी सीखा है ये निकालना, बहुत तेज निकाल रहे हो हिसाब से। 6e³ नहीं आ रहा, 1/6e³। हाँ, उसकी जी डैश की वैल्यू आ रही होगी 6e³। ठीक है, देखो जी डैश के अंदर e³ चाहिए। ठीक है, आपको पता है जी डैश के अंदर, बार बार मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, अपॉन f डैश x। ठीक है, कैमरा देख, ठीक है, जी डैश एफ एक्स इज इक्वल टू 1/f डैश x। तो अब आपको सोचना है कि ये एफ जी डैश के अंदर अगर e³ चाहिए, जी डैश के अंदर कौन बैठा है, एफ एक्स बैठा है, x की किस वैल्यू के लिए ये e³ बनाएगा। e³ का मतलब यहां 3 आ जाए, मतलब 1 1 1 हो जाए तीनों, मतलब कि आपका एफ एक्स जो है वो e³ बनेगा कब, जब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसका मतलब आपको निकालना है जी डैश f1, ये आ जाएगा 1/f डैश 1, जी डैश f1। अगर x की जगह 1 पुट कर रहा हूं यहां, तो यहां पुट करूंगा। अच्छा, यही वैल्यू निकालनी थी आपको, ये वैल्यू जो e³ के बराबर थी वो 1/f डैश 1 के बराबर है। इसका मतलब f डैश x निकालो पहले। f डैश x कितना आएगा, e की पावर में x³ प्लस x² प्लस x के साथ मल्टीप्लाई होता हुआ 3x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, आपको f डैश 1 चाहिए, मैंने f डैश 1 निकाल दिया। f डैश 1 इज इक्वल टू e³ और यहां पर 3 + 2 + 1 मतलब कि 6e³। f डैश 1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 6e³। तो g डैश e³ की वैल्यू निकल कर आई 1/6e³। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं, बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया, लिख लिया। एक ऐसे बस मजाक के लिए क्वेश्चन, एएमयू ने देखो 2017 में क्या पूछा। ठीक है, कि अगर आपके पास gx की वैल्यू f इनवर्स x के बराबर है, एफ एक्स इज एग्जाम की, लेकिन कोई भी एग्जाम उसकी ये अच्छी बात होती है, ये जो लिख दिया, मैं अपने क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूं, लेकिन ये लिख रहे हैं कि एफ एक्स, क्योंकि आपके दिल में सवाल आ जाएगा डिफरेंशिएबल है भी कि नहीं है। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो आप बताओ कि जी डैश एफ सी की वैल्यू कितनी होगी।
यही है ऑप्शन में, क्या कर सकता हूँ क्या करूं इसमें। ठीक है, एमयू ने पूछा था क्वेश्चन, तो कितना आएगा, सी आएगा आंसर, G-FC। ठीक है, याद है यही क्वेश्चन आया था, फॉर्मूला पूछ लिया, तो क्या कर सकते हैं, कई कभी पूछ लेते हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा करते हैं। क्वेश्चन लिख के मैं ले रहा हूं ब्रेक, पॉज करके आप इसको सॉल्व करना। लेट F(R)(R), ठीक है, G from R to R। जैसे ये डिफाइन होने लग जाए किसी क्वेश्चन में कि इतनी डिफरेंस, मतलब ये हो गया आईटी का क्वेश्चन, इतनी बात डिफाइन करते हैं वो, ठीक है, आर डिफरेंशिएबल। और ये बहुत ताजा क्वेश्चन 2016 का है ये, तो मतलब ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि डिफरेंशिएशन पे, सिर्फ डिफरेंशिएशन पे और कोई ऑप्शन नहीं, कि कुछ डिफरेंशिएबिलिटी पूछ ली होती, कुछ इंक्रीजिंग डिग्री जैसा पूछते हैं तो मल्टीपल कैरेक्टर में अलग अलग चीजें पूछते हैं, सिर्फ डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन आया था। आर डिफरेंशिएबल, जहां पर एफ एक्स की वैल्यू आपके पास x³ + 3x+2, g के अंदर एफ एक्स की वैल्यू x, और h के अंदर g के अंदर x, HG(G)(x) की वैल्यू x फॉर ईच x बिलोंगिंग टू R। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन G'2 की वैल्यू कितनी बोली इन्होंने, 1/15। बी ऑप्शन H'1 की वैल्यू 666। तीसरा ऑप्शन H0 की वैल्यू, H0 है H'0, H0 की वैल्यू है शायद, H0 = 16। डी H के अंदर G3, क्या है ये, H के अंदर G3, यहां H के अंदर G3 की वैल्यू 36। मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन भी है इसके अंदर, कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन हो गया, डेरिवेटिव नहीं है, और डिफरेंशिएशन कॉम्पोजिशन मिल के था, लेकिन ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। ठीक है, करो देखते हैं अभी। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या निकला, बी और सी, बी और डी नहीं निकले, बाकी आओ देख लेते हैं। पहला वाला देख ले, पहला सिंपल है आपका कि आपको G'2 निकालना है। ठीक है, ये बात जो दे रखी है G के अंदर f(x) = x, ये फंक्शंस में पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास G के अंदर f(x) = x लिखा है, इसका मतलब f(x) की वैल्यू G इनवर्स x के बराबर है, या आप ऐसे बोल दें कि Gx = f इनवर्स x के बराबर है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला पढ़ा है कि G' के अंदर f(x) अगर एक दूसरे के इनवर्स है, वो बराबर होता है 1/f' के। ठीक है, क्या चीज निकालनी है, G'2 निकालना है, x की वो वैल्यू सोचनी है जिसपे f(x) क्या बन जाए, 2 बन जाए। तो f(x) = 2, x की किस वैल्यू के लिए होगा, f(x) कितना दे रखा है, x³ + 3x+2 = 2, ये और ये कट गया, x² + 3 = 0, ये तो 0 हो नहीं सकता, x = 0 पे बन रहा है। ठीक है, x = 0 पर x = 0 पुट कर दिया आपने, यहाँ G'(f0) आया = 1/f'0 आया। f'0 के लिए पहले आपने f'(x) निकाला, f'(x) कितना निकल कर आएगा, 3x² प्लस में 3। ठीक है, f'0 कितना निकल कर आएगा, f'0 3 निकल कर आएगा। f'0 अगर 3 निकल कर आएगा तो G'(f0) की वैल्यू 1/f'0 के बराबर थी, ये था G'2, ये बराबर 1/3 के आ गया, 1/3 के, देख लो। ठीक है, अगर ऐसे दे रखा है तो वो एक दूसरे के इनवर्स है, एक दूसरे के इनवर्स है, इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाने में आपको ये सोचना है G' में 2 चाहिए, मतलब f(x2) किस वैल्यू में बनेगा, तो f(x) की वैल्यू 2 रख के x निकाल लिया, ये 0 कभी हो नहीं सकता, x² + 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 0 कभी होगा नहीं, x 0 बन सकता है सिर्फ। ठीक है, x 0 बन सकता है, इतनी बात में प्रॉब्लम नहीं, एक ऑप्शन हुआ। ठीक है, तो ये तो हुआ डिफरेंशिएशन वाला। अच्छा, एक ये है डिफरेंशिएशन वाला H'1, अभी H' ना तकलीफ दे देगा हमको यहां पे थोड़ी सी। ठीक है, H बहुत बड़ा फंक्शन है। एक ये है मेरे पास H0, इसको निकालने की कोशिश करूंगा एक बार, H0 ये सिर्फ मेरे पास कॉम्पोजिशन है, वो भी सिर्फ कॉम्पोजिशन है। H0 निकालता हूं, H0 देखो आपके पास लिखा हुआ है H के अंदर G के अंदर X = x, ये वाली वैल्यू दे रखी है आपको। ठीक है,
आपके पास एफ एक्स जो है वो दिया हुआ है कितना, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, और जी एक्स दे रखा है आपके पास एफ इनवर्स एक्स। इतनी बातों में तकलीफ नहीं है, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए क्या निकालना है मुझे, H0 निकालना है। H0 का मतलब ये वाली वैल्यू क्या बन जाए, मेरी 0 बन जाए, ठीक है। आप ये देखोगे कि x की किस वैल्यू के लिए ये 0 बन रहा है, x की जिस वैल्यू के लिए ये 0 बन रहा हो वही x की वैल्यू क्या कहां पुट हो जाएगी, यहां पुट हो जाएगी। x की वही x की मान लो वैल्यू 5 आ रही है, यहां मैंने 5 पुट किया, ये 0 बन गया। जब यहां x की वैल्यू 5 पुट करूंगा तो यहां भी 5 पुट करूंगा। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि g के अंदर gx आपका 0 बन जाए। इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से, ठीक है। ये कैसे सॉल्व करना है, मेन चीज इसी पर आती है कि gx की वैल्यू आपके पास g इनवर्स 0 बनकर आ गई। x की वैल्यू निकालनी है ना, g को मैं इधर लेके g इनवर्स 0, आपको पता है g इनवर्स किसके बराबर है, आपका fx के बराबर है। अगर यहां पर g इनवर्स 0 लिखा है तो आपका क्वेश्चन ये किसके बराबर हो जाएगा, f0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, f0 के। f0 के बराबर हो गया मतलब f0 के बराबर मतलब 2 के बराबर हो गया। f0 की वैल्यू देख लो ना, f0 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। आराम से देखो ध्यान से, इस g को उधर ले गया, g इनवर्स 0 बना, g इनवर्स किसके बराबर था, f के बराबर था, g इनवर्स की जगह f लिख दिया, वो 2। ये आपके पास gx आ चुका है। कांस्टेंट फंक्शन की तरह अभी ट्रीट नहीं करोगे क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालनी है। यहां तो x इनपुट है ना, x की जगह वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू जो निकल कर आएगी आपके पास वो g इनवर्स 2 निकल कर आएगी। g इनवर्स 2 का मतलब g इनवर्स कौन सा फंक्शन है, f, f और g एक दूसरे के इनवर्स है, ये f2 के बराबर आएगी। f2 का मतलब यहां पर 2 पुट करूंगा तो 8 प्लस 6 प्लस 2 कितना आ गया, 16 आ गया। 16, देखो ध्यान से देखना, अगर मैंने x की वैल्यू 16 पुट करी है, x की वैल्यू 16 पुट करी है तो gx2 होगा, gx2 होगा तो gx कितना होगा, 0 होगा। मतलब x इज इक्वल टू 16 पर ये अंदर वाला टर्म कैसा बन रहा है, 0 बन रहा है। फिर से देख लो, आपको देखा g के अंदर जब 16 आया तब ये टर्म कैसा बन रहा है, 0 बन रहा है। देखो आराम से, इसको 0 बनाना था, आपको x की वो वैल्यू चाहिए थी जिसके लिए 0 बन जाए, आपने इसको 0 रखा। आप एक एक करके इसकी परत हटा देगा, पहले g हटाया आपने, g इनवर्स f के बराबर, f0 की वैल्यू f दे रखा था, निकाल ली। फिर x की वैल्यू निकालनी थी आपको, तो x पुट करना होगा ना, यहां पर x की वैल्यू निकालनी थी, उसके लिए इसको इधर ले गए, x की वैल्यू g इनवर्स 2 के बराबर आ गई, g इनवर्स 2 f2 के बराबर है, f2 16 के बराबर आ गया, ठीक है। तो जब इसके अंदर मैं 16 पुट करूंगा, gx के अंदर 16, तब ये 0 बनेगा। इसका मतलब अगर आपको h के अंदर 0 चाहिए, दिस इंप्लाइज कि x की जगह पर क्या पुट करना है, आपको 16 पुट करना है। ये h के अंदर देखो, h0 की वैल्यू आपके पास h के अंदर g के अंदर 16, यही वैल्यू तो 0 के बराबर है, मतलब x की जगह 16 पुट किया है और आपको पता है ये 16 के बराबर आ जाएगा। ये पूरी वैल्यू किसके बराबर दे रखी थी, x के बराबर। अरे ये पूरी वैल्यू को किसके बराबर दे रखी थी, x के बराबर। ये 0 x की किस वैल्यू के लिए बन रहा है, 16 के लिए। अगर 16 यहां पुट करके 0 बनाया है तो 16 यहां भी पुट करना पड़ेगा, वो 16 पुट कर दिया आपने, आपकी वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 16। कोई तकलीफ नहीं इस बात के अंदर, इसको लिखो अभी। ऑप्शन क्या है हमारा, 16 ही है। ये नहीं हुआ, ये हो गया h0 की वैल्यू। आराम से देख लो, कहां से देखना है आपको, यहां से देखना होगा ना, पहला वाला लिख लिया था, क्या सोच के निकाला है, इसको देखना। मेन इसमें जो तकलीफ है ना, वो कौन सा वाला ऑप्शन आया आपके पास, एक ऑप्शन ये भी तो है ना, H-1, वो है असली तकलीफ, H-1। ये तो कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन इनवर्स से हो रहा है ये तो। 2 आ गया, ठीक है। इस g को उधर ले जाऊंगा तो g इनवर्स 2 बन जाएगा, और g इनवर्स किसके बराबर है, f के बराबर, तो f2 हो गया। वो g और f एक दूसरे के इनवर्स दे रखे हैं। आराम से, अभी ये तो आज ही खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा अगर आप टाइम अगर 5:15 तक ले जाओ कोई तकलीफ नहीं तो 2 या 3 क्लास में सोच रहा था, लेकिन ऐसे जल्दी होता है, मतलब स्टूडेंट सामने बैठे रहते। ये तो अभी खत्म हो जाएगा ये टॉपिक, और फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के तो कुछ लास्ट क्वेश्चन है इसका, इनवर्स वाले का। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ा दिया था ना डिटरमिनेंट में, बस तो वो तो पढ़ाना नहीं है फिर। बहुत बढ़िया, तो फिर तो कल इनवर्स वो शुरू हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये लिख लिया, ठीक है। इस पे आ गए, ये देख लो। अगला वाला निकालता हूं मैं, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या है मेरे पास,
एच के अंदर जी के अंदर 3, ये वैल्यू निकाल के लानी है। ठीक है, आप ध्यान समझना, ये एच के अंदर जी के अंदर जी के अंदर एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर है। ठीक है, आपको अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, एच के अंदर जी के अंदर 3 रखना है, इसका मतलब एच के अंदर जी के अंदर यहां 3 आना चाहिए, यहां 3 आना चाहिए। ये वाली वैल्यू कितनी बन जाए आपके पास? 3 बन जाए। ये वाली वैल्यू कितनी बन जाए? 3 बन जाए आपके पास। ये एक्स की किस वैल्यू के लिए 3 बनेगा? वही एक्स की वैल्यू हम उठा के उधर पुट कर देंगे, उधर एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो जी एक्स की वैल्यू आपको क्या देखनी है? 3 देखनी है। मतलब एक्स की किस वैल्यू के लिए बनेगा? एक्स की वैल्यू जी इनवर्स 3 के लिए। और जी इनवर्स की वैल्यू क्या है आपके पास? f3। अच्छा, f में 3 पुट करूंगा, fx मेरे पास कितना दे रखा था? x क्यूब प्लस 3x प्लस 2। f के अंदर 3 पुट कर दूंगा तो यहां पर निकल आएगा 27 प्लस 9 प्लस 2, 38 निकल कर आएगा। x की वैल्यू 38 के लिए। ये gx जो है ये 3 बन रहा है x की वैल्यू 38 के लिए, x की वैल्यू 38 के लिए। मतलब आपसे पूछा जाए h के अंदर g के अंदर 3 किसके बराबर है, तो आप बोलोगे वो h के अंदर g के अंदर g के अंदर 38 के बराबर है। और ये जो फॉर्मूला हुआ h के अंदर g के अंदर g के अंदर x, ये बराबर किसके होता है? x के बराबर होता है। x के बराबर होता है, x कितना लिखा है आपने? 38। h के अंदर g के अंदर g के अंदर x किसके बराबर होता है? x के बराबर होता है। और x की वैल्यू कितनी लिख चुके हैं, यहां जो लिखी जाती है वो x होती है 38। ऑप्शन क्या था हमारा? 36। ये भी नहीं आया। अब असली चीज शुरू होगी आपके पास। h-1 ये लिख लिया है, देख लो इसको लिख लो। h-1 थोड़ा तकलीफ दे है। थ्री चाहिए था यहां, इसका मतलब इसको 3 बनाना है, x की जिस वैल्यू के लिए 3 आए। देखो आप, डिफरेंशिएबिलिटी तक सबने खत्म कर रखा है ना? पढ़ रखा है ना डिफरेंशिएबिलिटी तक? नहीं पढ़ रखा भी? नहीं पढ़ा है कितना बस बाकी है? ठीक है, अभी उससे डिफरेंशिएशन का काम तो हो जाएगा उधर, लेकिन एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में टेंजेंट नॉर्मल का काम भी हो जाएगा। ये पढ़ लिया इसके अंदर, ये इसे पहुंचे अभी तक? ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल से पहले यहां तक पहुंच जाना, बहुत काम की चीज है ये। इस पे क्वेश्चन आया, बढ़ जाओगे। अगला वाला आपका h-1। देखो आपको निकालना है h-1। ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से। ये ही है जो जिसके लिए ये IIT ने मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन ही इसके लिए दिया है। ये बाकी तो आपको पता है, सब सिंपल था। तो h के अंदर g के अंदर g के अंदर x की वैल्यू अगर x आ रही है, ठीक है, मैंने बोला कि लेट आपका जो g के अंदर x है उसको मैंने px बोल दिया। ठीक है, ये जो h के अंदर पड़ा हुआ है ना पूरा gx, इसको क्या बोल दिया? px बोल दिया। अगर इसको px बोल दिया तो h के अंदर px लिखा हुआ है और वो बराबर किसके आ रहा है? x के। इसका मतलब px की वैल्यू किसके बराबर है आपकी? h इनवर्स x के। इसका मतलब p एंड h आर इनवर्स, ये वाली बात है। ठीक है, p एंड h आर इनवर्स। अच्छा, आपको पता अगर वो दोनों इनवर्स हो गए तो h डैश के अंदर px की जो वैल्यू आएगी वो बराबर आएगी 1/p डैश x के। यही तो होगा भाई, अगर h और p इनवर्स, अगर ऐसी चीज दे रखी होती है आपको तो h डैश px और p डैश x वो नहीं चला जाएगा। अगर एक दूसरे के इनवर्स हैं तो h डैश px की वैल्यू 1/p डैश x के बराबर आएगी। आपको h डैश के अंदर क्या चाहिए? क्या चाहिए? h डैश के अंदर 1 चाहिए। इसका मतलब ये px क्या बन जाए आपका? 1 बन जाए। ठीक है, हमें क्या चाहिए? वी नीड दिस टू बी 1। इसको 1 बनाना है, px को 1 बनाना है। कुछ थोड़ा तकलीफ लग रही है इसमें, बात समझ में आ रही है? px की वैल्यू 1। ठीक है, px की वैल्यू 1। px क्या था आपके पास? g के अंदर x, इसकी वैल्यू आपको कितनी चाहिए? 1। मैं fx लिख लेता हूं इधर फिर से, fx इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, इसको ऐसे डायरेक्टली ये नहीं कि g निकालने लग जाओ। अभी क्या करेंगे? इस g को उधर ले जाएंगे, इनवर्स बनाएंगे, और इनवर्स किसके बराबर होगा? f के बराबर होगा। ठीक है, gx की वैल्यू बराबर किसकी हुई? g इनवर्स 1 के। g इनवर्स 1 का मतलब f1 के बराबर। f1 की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? f1 की वैल्यू आ रही है 1 प्लस 3 6 आ रही है। ठीक है, अच्छा, यहां से आपकी gx की वैल्यू कितनी आ गई? 6। x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? वो g इनवर्स 6 आएगी। g इनवर्स 6 का मतलब कितना आएगा? f6 आएगी। f6 का मतलब यहां पर 6 पुट करूंगा
6 का क्यूब कितना होता है 216 और 216 और 18, 216 और 20 कितना हुआ 236, 236। x की वैल्यू जब 236 होगी तो ये 6 बनेगा, जब ये 6 बनेगा उस टाइम पे px क्या बनेगा 1 बनेगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या पुट करने जा रहे हैं हम 236 पुट करने जा रहे हैं। आपका h-1 जो था वो बराबर था h' p के अंदर 236, p के अंदर की वैल्यू थी ना, इज इक्वल टू 1 अपॉन p डैश के अंदर 236। देख लो देख लो ये px था, इसकी वैल्यू तो 1 करनी थी, इसकी वैल्यू 1 किस पे आई x इज इक्वल टू 236 पे। x इज इक्वल टू 236 पुट करूंगा तो यहां पे भी x की वैल्यू 236 पुट करनी पड़ेगी, वही पुट करिए। देख लो h-1 की वैल्यू h' p 236, p 236 की वैल्यू 1 होगी, 1 अपॉन p डैश 236। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, बात समझ में आ गई इतनी। अच्छा अब क्या निकालना है, अब p डैश 236 निकालना है। आ भाई p डैश 236 पे, p डैश 236, p डैश 236 की वैल्यू, p डैश, p किसको माना था आपने g के अंदर gx, ठीक है, ये आपके पास किसके बराबर था px के बराबर था, ठीक है। p डैश की वैल्यू कितनी आएगी, p डैश x की वैल्यू, p डैश x की वैल्यू आएगी g डैश के अंदर gx, ठीक है, और यहां पर निकल कर आएगा आपके पास g डैश x। इतनी बात में तकलीफ नहीं, देख लो आराम से, डिफरेंशिएशन किया। आपको क्या निकालना है, p डैश के अंदर 236, x की जगह क्या पुट करना है 236 पुट करना है। आपने p डैश के अंदर यहां पर क्या पुट कर दिया 236 इज इक्वल टू g डैश, g के अंदर x के अंदर 236, ठीक है, और यहां g डैश के अंदर 236। इतनी बात में तकलीफ नहीं, ये g के अंदर 236 आया है, g के अंदर 236, ध्यान देना g के अंदर 236 ला रहे हैं। अच्छा g के अंदर 236, थोड़ी सी तकलीफ देने वाला है मुझे, g 236, g के अंदर 236 को अगर मैंने y ले लिया तो मेरे पास g 236 की वैल्यू, मान लो मैंने t ले लिया कुछ, इसको क्यों निकाल रहा हूं ऐसे करके समझना, ये मेरे पास g इनवर्स t आ जाएगा। मान लो g 236 की वैल्यू t आती है, ठीक है, तो 236 g इनवर्स t के बराबर आ गया। g इनवर्स t क्या हुआ आपके पास ft की वैल्यू किसके बराबर आती है 236 के। ft कितना होगा आपके पास t क्यूब प्लस में 3t प्लस 2, ये किसके बराबर आया 236 की। यहां से आपने t क्यूब प्लस 3t प्लस 2 माइनस 236 इज इक्वल टू 0, मतलब t क्यूब प्लस 3t माइनस में 234 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करना है क्या, अच्छा इसको फैक्टराइज अगर किया जाए, अगर मैं x की जगह 6 पुट, t की जगह 6 पुट कर दूं तो 6 पुट करूंगा, यहां कितना बन जाएगा 216 और यहां कितना बन जाएगा 18, कितना हो जाएगा ये 234 कर रहा है t इज इक्वल टू 6 पर, t इज इक्वल टू 6 पर। अच्छा t की वैल्यू जब 6 हो रही है तब उस टाइम पे g 236 t के बराबर हो रहा है, इसका मतलब g 236 की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 6 आ गई। आपका ये लिखा हुआ है g डैश 6 और यहां पे लिखा हुआ है g डैश 236। अब इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। अब ये क्या निकालना है, सिर्फ g डैश निकालना है, और g डैश निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि g डैश के अंदर आपने fx लिया, वो वैल्यू किसके बराबर आती है 1 अपॉन f डैश x के। आपको क्या चाहिए g डैश के अंदर 6 चाहिए, और आपको क्या चाहिए g डैश के अंदर 236 चाहिए। निकाल लेंगे इसको तो, ठीक है, 6 चाहिए, मतलब fx क्या बन जाए आपका 6 बन जाए, x की वो वैल्यू जिसके लिए fx 6 बने, 1 पे बन रहा है, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे g डैश f1 इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश 1, ठीक है। 236 x की किस वैल्यू के लिए बन रहा है, वो 236 आया था 236, हाँ 236 6 के लिए बन रहा था, अभी अभी तो बनाया था 6 के लिए, ठीक है। तो आपके पास g डैश के अंदर, सॉरी g डैश के अंदर f के अंदर 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश 6, यही फॉर्मूला लगाते हुए कि ये वाली वैल्यू कितनी बन जाए आपकी 236 बन जाए। ये वैल्यू किसकी है fx की वैल्यू, x की किस वैल्यू के लिए बन रही है 6 के लिए, तो f6 आपका 236 दे देगा g डैश 236, वो बराबर 1 अपॉन f डैश 6 के होगा। अब f डैश की वैल्यू निकालनी है, f डैश 1 और f डैश 6, f तो है आपके पास, निकाल के लाओगे, ठीक है। f डैश x कितना होगा 3x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो f डैश 1 की जो वैल्यू निकल कर आएगी, f डैश 1 की वैल्यू वो निकल कर आएगी 6, और f डैश 6 की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 36 इंटू 3, 36 इंटू 108 प्लस 311 निकल कर आएगी। देख लो आराम से, 111, ठीक है। क्या आया भाई, ये वाली वैल्यू निकल कर आएगी आपके पास 1 अपॉन 6, g डैश 6 की वैल्यू निकल कर आई 1 अपॉन, सॉरी g डैश 6 की वैल्यू, हाँ 1 अपॉन 6, और g डैश 236 की वैल्यू निकल कर आई 1 अपॉन 111,
ये वैल्यू निकल आई। तो आपको चाहिए क्या था, आपको चाहिए था इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट पी एक्स के लिए, पी डैश 236 के लिए। पी डैश 236 जो था वो बराबर हो गया 1/6 इंटू 1/666 लिख दूं डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा ये किसकी वैल्यू आई निकल गई, ये आपके पास निकल कर आई पी डैश 236 की। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको निकालनी है एच डैश 1 की वैल्यू, वो पी डैश 236 का रेसिप्रोकल है, एच डैश 1 की वैल्यू, ठीक है। एच डैश 1 की वैल्यू 1/P-236, ठीक है, मतलब कितनी आएगी 666 एच डैश 1 के लिए। बहुत मेहनत, बहुत मेहनत, इसमें तो कोई शक नहीं कि इसमें मेहनत लगेगी, ठीक है। हमें एच डैश 1 निकालना था, इसकी वैल्यू 1 लेनी थी, फिर से समझ लो, इसकी वैल्यू आपको 1 लेनी थी, पी एक्स की वैल्यू 1 लेनी थी। पी एक्स की वैल्यू 1 कब आ रही है, x इज इक्वल टू 236 पे, देख लो भाई, x इज इक्वल टू 236 पे। अच्छा अगर आपको यहां 1 चाहिए, इसका मतलब आपको x की वैल्यू 236 रखनी है, यहां p 236, h डैश p 236 बराबर होगा 1/P डैश 236 के। अब मुझे p डैश 236 निकालना है, ठीक है। ये h डैश 1 की वैल्यू आ रही है मेरे पास 1/P डैश 236, अब p डैश 236। अच्छा उसके लिए आपने देखा कि p क्या लिखा था आपने, px ये लिखा था, p डैश की वैल्यू ये निकल कर आई होगी, ये जो वैल्यू निकल कर आई इसमें आपको 236 रखना था, आपने 236 रख दिया, ठीक है। g के अंदर g 236 की वैल्यू अगर मैंने t मानी तो वो वहां से मैंने इनवर्स से सॉल्व किया, उधर ले गया, g इनवर्स t बना, वो ft बन गया। ft की वैल्यू 236 किसके लिए आ रही है, t इज इक्वल टू 6 के लिए, मतलब t की वैल्यू वहां से 6 आएगी, मतलब g 236 6 बन गया। ये g डैश 6 है, ये g डैश 236 है, दोनों g डैश निकालने हैं आपको, ठीक है। g डैश निकालने का क्या तरीका होता है कि g डैश के अंदर fx 1/f डैश x के बराबर होगा, g डैश 6 की वैल्यू g डैश f1 के बराबर, g डैश f1 के बराबर हो गया, g डैश f1 किसके बराबर होगा 1/f डैश 1 के। g डैश 236 की वैल्यू g डैश f6 के बराबर होगी, g डैश f6 के बराबर होगा 1/f डैश 6 के। तो f डैश 1 और f डैश 6 की वैल्यू निकालनी थी, वो निकाल रहा है, उससे वैल्यू मिली, पुट करते चले गए, लिखो हो जाएगा। देखो कहां से लगाऊं, अरे लिखो पीडीएफ से लिख लेंगे, ये तो मतलब ऐसी काम चोरी की आदत पड़ चुकी है, पढ़नी भी होती है पीडीएफ। तुम लोग नोट्स नहीं बना रहे हो, मतलब पीडीएफ रख लिए सबने, अगर नोट्स नहीं बनाए तो मैं बता रहा हूं बहुत तकलीफ हो जाएगी। क्या 8 कॉपी 3 मिनट मिला के है ना, क्या तुम्हें परेशानी है। अभी भरनी है, अभी और भरनी है। यहां पे आपका आधा सिलेबस कंप्लीट होता है आके डिफरेंशिएशन पे, अभी हाफ हुआ है आधा सिलेबस। तो 2 चैप्टर पढ़े हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और डेफिनेट इंटीग्रेशन। जैसे ही वो खत्म होंगे समझ लो 80% कोर्स खत्म, बहुत तेजी जाता है, फिर आगे बढ़ा है। अच्छा जो आराम से समझ के लिखना कि क्या किया गया है, बहुत लंबा थॉट प्रोसेस है इसके अंदर, एक एक स्टेप करते जाना है धीरे धीरे, क्योंकि आपको एच जी जी एक्स एक्स के बराबर दे रखा था, इसका मतलब एच के अंदर जो पड़ा हुआ है वो उसका इनवर्स था, तो वो एक फंक्शन नहीं था, वो खुद एक कॉम्पोजिशन था, इसलिए उसको पीएक्स ले लिया। अच्छा पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन तो पढ़ा दिया था, वो भी नहीं है, ठीक है सब पढ़ा दिया फिर तो। आगे बढ़ाएं, बोलते जाओ जल्दी जल्दी उसमें। नोट्स बहुत जरूरी है, कॉपी से रिवाइज करना आसान होता है, पीडीएफ कहाँ देखोगे, लैपटॉप से पढ़ना भी मुश्किल है और फोन से पढ़ना भी मुश्किल है, सबके पास आईपैड हो तो बता दो, उससे पढ़ना आसान है। तुम लोगों के पास है क्या आईपैड? उससे सही वो आसान है, वो किताब की कॉपी की तरह उड़ जाता है ना, लैपटॉप उठता थोड़ी आके हाथ में, और फोन इतना सा होता है। टैब, हाँ वही टैब, मतलब कोई सा भी टैब हो, वो ये वाला लेनोवो वाला जहां से मिला है, हाँ वो सही है, वो सही है, उसमें आप पढ़ सकते हो पीडीएफ।
टैब में। किसके टाइम पे? एडवांस के ही सब नोट्स हैं और किसके नोट्स हैं सब, ये अलग से तो कोई क्लास होती नहीं है। मेंस का पढ़ा रहे होते तो अभी वेक्टर पे होते तो बढ़िया रहता, कोर्स खत्म होने वाला होता। इतना थोड़ी चलता, कंटिन्यूटी डिफरेंशियल लिमिट इतना थोड़ी पढ़ाया जाता फिर। बताते जाओ जल्दी जल्दी, इससे कि जल्दी जल्दी हो जाए काम। जैसे लिख लो वैसे बता दो, हो गया। ठीक है, जी डैश 6 और जी डैश 236 निकालना था। जी डैश के लिए ये फॉर्मूला लगाए, इनवर्स थे। 2016 का जेई एडवांस का क्वेश्चन। हो गया इनका। ठीक है, जब क्वेश्चन लेंदी होता है तो थॉट छूट जाता है उसके अंदर, बहुत ज्यादा मेहनत का क्वेश्चन था, लेकिन एक फॉर्मूले पे बेस्ड, जो फॉर्मूला लिखवाया आपको इनवर्स वाला, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, इनवर्स के डिफरेंशिएशन का। आ जाए आगे बढ़े, ये तो खत्म हुआ आपका इनवर्स का। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कुछ क्वेश्चन, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगेंगे, वो हम तब नहीं कर सकते थे। क्वेश्चन देखो, लेट वाई एक्स इज इक्वल टू, ये एक एफ एक्स को लिखने का तरीका होता है, कॉस के अंदर 3 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू -1 to 1। ठीक है, एक्स नॉट इक्वल टू +-√3/2। ठीक है, देन 1/y(x). y(x) मतलब कि एफ एक्स को लिखने का एक तरीका होता है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत कॉमनली यूज टर्म है, वहां पे जाते आदत पड़ जाती है। d2y/dx² प्लस में x dy/dx। x dy/dx 1/y(x) x²। देखो बात समझना, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करने चले गए ना, इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि आपको चाहिए ये y(x) जो होता है ना, ये y(x), ये क्या चीज हुई, ये y(x) लिखने का तरीका होता है f(x) को, मतलब यही आपका क्या है, y है। y एक सिंगल वेरिएबल, ये उसको फंक्शन की तरह लिखना। ये y(x) का मतलब f लिख रहे हो, ऐसे f(x) लिखते हो, gx लिखते हो, hx, वैसे उन्होंने क्या लिख दिया, y(x) लिख दिया। तो ये dy/dx मतलब इसका डेरिवेटिव लिखना है आपको, डबल डेरिवेटिव। इसका सिंगल डेरिवेटिव अगर निकालने जाओगे तो साइन के अंदर आएगा 3 cos इनवर्स x, माइनस साइन के साथ, फिर 3 cos इनवर्स का आएगा -3 अपॉन अंडर रूट में 1 - x²। ये तो एक डेरिवेटिव हुआ, फिर अगला निकालोगे। ठीक है, डबल डेरिवेटिव निकालना ना बहुत तकलीफ दे क्वेश्चन, अगर डायरेक्टली चले गए। ठीक है, आपको यहां से फॉर्मूला समझ में आना चाहिए कि जो 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला एक बताया गया था आपको, cos इनवर्स के अंदर 4x³ - 3x, ये फॉर्मूला होता है cos 3 cos इनवर्स का। अगर 3 cos इनवर्स की जगह मैंने ये पुट कर दिया तो आपका जो y(x) था वो cos के अंदर cos इनवर्स 4x³ - 3x ये बन जाएगा। ठीक है, अगर cos के अंदर cos इनवर्स आया है तो क्या ग्राफ बनाने की जरूरत होती है क्या? ये तो अंदर वाला नॉन पीरियोडिक है, इसमें तो डायरेक्ट कटते हैं, तो ये डायरेक्ट कट गए। आपका जो y(x) नाम का जो फंक्शन था वो बराबर आ गया 4x³ - 3x के। इतना सिंपल फंक्शन है वो 4x³ - 3x। ये तो पॉलिनोमियल है, कर लोगे डिफरेंशिएशन, करो जल्दी से। सब बात इस पे डिपेंड करती है कि आप फॉर्मूला पकड़ पा रहे हो उस टाइम पे, नहीं इसी चीज के लिए डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाता है। नहीं तो आपको ये लगता है कि सर हम चेन रूल सब कर लेंगे, मैंने डिफरेंशिएशन में ही बोला था कि अगर आपको लग रहा है कि हम चेन रूल सब कर लेंगे, आप कर लोगे इसको चेन रूल से, लेकिन फिर ये बोल के निकलोगे पेपर बहुत लेंदी था, डबल डिफरेंशिएशन इसमें चेन रूल से लगाने लग गए। कॉस और कॉस इनवर्स ने एक दूसरे को कैंसिल, अगर कॉस इनवर्स के अंदर कॉस होता तब देखते अंदर वाले की रेंज कितनी है, उस हिसाब से ग्राफ बनाते। फिर
ये तो पीरियोडिक के अंदर नॉन पीरियोडिक डायरेक्ट कटेंगे, ठीक है। अब ये निकल कर आ गया आपके पास। अब आपको क्या निकालना है, एक dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी आपके पास 12x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू निकल कर आएगी 24x। बस ये वैल्यू आ रही होंगी, जा रही है वैल्यू, ठीक है। इनको पुट कर दो उठा के, क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ 1 अपॉन वाई एक्स से, मतलब 1 अपॉन 4x क्यूब माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब 24x, ठीक है, प्लस में x dy बाई डी एक्स मतलब 12x स्क्वायर माइनस 3। यही तो है। 9 है आंसर, देख लेते हैं क्या है आंसर। 9 है, बिल्कुल सही आंसर 9 है। जैसे आपने यहां पे देख लिया, इसको जरा सॉल्व कर लो, वीडियो वाले बच्चे के लिए भी करना होता है। 24x क्यूब माइनस में 24x प्लस में 12x क्यूब माइनस में 3x अपॉन लिखा हुआ है 4x क्यूब माइनस में 3x, ठीक है। 24 प्लस 12 कितना हो गया 36x क्यूब माइनस में 27x, अच्छा, अपॉन 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। आपने क्या किया, यहां से 9 को कॉमन निकाला तो ऊपर भी बचा हुआ 4x क्यूब माइनस 3x, नीचे भी लिखा हुआ है 4x क्यूब माइनस 3x, ये कट गए ऊपर नीचे, ठीक है, कट गए। कितनी वैल्यू निकल कर आई 9। सब बात इस पे डिपेंड करती थी कि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो। लिख लिया, लिख लिया। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to 1/4 डेरिवेटिव ऑफ किसका डेरिवेटिव, tan इनवर्स के अंदर 6x रूट x अपॉन 1 माइनस 9x क्यूब, 1 माइनस 9x क्यूब इज रूट x gx, देन gx इज इक्वल टू, अपने आप में ये क्वेश्चन बहुत तकलीफदेह हो जाता है इस तरीके से कि अगर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने चलेगा इसका tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, और फिर इसका डेरिवेटिव अंदर वाले का क्वेश्चन रूल लगवाएगा, क्वेश्चन रूल, और उस क्वेश्चन रूल में न्यूमरेटर में प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं लेना है tan इनवर्स। एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे नहीं होते हैं कि आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना है। अब बहुत टाइम हो, कुछ ना हो रहा हो तो करते रहो, ठीक है। अब तब क्या करते, करते रहो कि यही हो जाए कम से कम, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं सोचना है। tan इनवर्स के नीचे 1 आया है, थोड़ा सा फॉर्मूले पे ध्यान देना, 1 माइनस लिख दिया आकर, ठीक है। अगर ऊपर दो चीजों का सम बन जाता तो 1 माइनस के साथ जो यहां पे प्रोडक्ट है वो वहां का डिफरेंस हो जाता, वहां पे सम हो जाता वहां पे, ठीक है। और देखो क्या तरीका होता है कि आपको ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पता है, tan इनवर्स के अंदर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स, ये सब लिखवाए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, ठीक है। tan इनवर्स के अंदर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस में अगर कोई होल स्क्वायर बना दूं मैं इसको होल स्क्वायर, तो उस फॉर्मूले से मैच करने लग जाएगा। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए मैंने इसको क्या किया, 3x की पावर में 3/2 का होल स्क्वायर लिख दिया, इसी का तो बन सकता है ये 9 बन जाएगा, ये क्यूब बन जाएगा। अगर ये ऐसा बन गया तो आपके पास यहां पर नीचे आया है देखो 3x, उसका ट्वाइस ऊपर लिखना है, 3x की पावर 3/2, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 3x की पावर में 3/2, पहले से लिखा हुआ है 6 था ना, 6 को ब्रेक किया 2 इंटू 3 में, और ये x और रूट x क्या बना दिया, x की पावर 3/2, और बाहर क्या लगा हुआ है इनके tan इनवर्स x, ये y की वैल्यू आई। आपको रूट डेरिवेटिव का रूट निकालना है, 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये चीज क्यों 1/4 है दिया है, π/4 दिया, 1/4 दिया, अच्छा ठीक, हाँ 1/4 ही तो देंगे, ठीक है। ये बन गया। अब ये किसका फॉर्मूला बना हुआ है, ये लिखा हुआ आपके पास tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहां समझ लो अगर मैं इसको t मान लूं तो 2t अपॉन 1 माइनस, ये बन जाएगा कितना, ये वैल्यू निकल कर आएगी 2 tan इनवर्स के अंदर 3x की पावर में 3/2, ये निकल आए। और जैसे ये निकल आए आप इसका डेरिवेटिव निकाल लोगे, इसके डेरिवेटिव में कोई देर नहीं लगनी है।
सोचना है ये फॉर्मूला, ठीक है। आगे लिख दूं, आंसर लिख दूं इसका, डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू, डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू 2 tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब 3x की पावर में 3/2 का होल स्क्वायर, और x की पावर में 3/2 का 3/2 इंटू एक्स की पावर में 1/2। ये 2 से 2 कट गया आपके पास, ये निकल कर आया आपके पास 3√x/1 प्लस 9x क्यूब, ये निकल कर आया। ये वैल्यू आपके पास √x gx के बराबर थी, आपसे gx पूछा गया है, तो gx की वैल्यू निकल कर आई होगी 3/1 प्लस 9x क्यूब। √x का जो भी कोफिशिएंट था, √x का पूरा √x gx की वैल्यू के बराबर। इतनी बात में प्रॉब्लम नहीं होगी। कहां पर 18 आएगा? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो 3 भी आएगा ऊपर, हाँ ठीक है, ये वाला 3 होगा पहले से, ठीक है। अच्छा हाँ, तो ऊपर कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, ठीक है। 2 से 2 कट गया, 9 आ गया, ठीक है। लिख लिया, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन होता है, बस इसमें अगर आप लेकिन अगर पकड़ नहीं पाएंगे कैसे होगा तो तकलीफ है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपको डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू 2, एक सेकंड, 2 कहां से आ गई? 2 नहीं आएगी, 2 तो डीवाई बाई डी एक्स निकालना, एक्स में आएगी वैल्यू। देखो ठीक है, ये फॉर्मूले के लिए, इस फॉर्मूले के लिए एक बात समझाऊं कि साइन इनवर्स के अंदर आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। लेकिन अगर कॉस इनवर्स के अंदर आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। एक्स की जगह अगर tan थीटा पुट कर दूंगा यहां पर, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर कितना बनाएगा? cos 2 थीटा। cos 2 थीटा निकल कर आएगा 2 tan इनवर्स एक्स का। ये किसका फॉर्मूला होता है? 2 tan इनवर्स एक्स का। अगर cos इनवर्स के अंदर पड़ा हुआ हो, साइन इनवर्स के अंदर पड़ा है लेकिन आपके पास, आपको पता चल गया अच्छा साइन इनवर्स के अंदर पड़ा हुआ है, तो साइन इनवर्स को तो cos इनवर्स बनाने के लिए π/2 माइनस cos इनवर्स के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। π/2 माइनस cos इनवर्स के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे ही ये हो गया, आपको पता चल गया कि यहां से तो आप π/2 माइनस में 2 tan इनवर्स एक्स लिख सकते हो उसको। ये अपने आप में 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, और ये पता चलता है डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू, डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर तो सिंपल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इसके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आपको याद होने चाहिए, सारे फॉर्मूले, बहुत फॉर्मूले लिखवाए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, वही सबसे सबसे मोस्ट फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर ही वही है, ठीक है। नहीं हो रहा तो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन कर लोगे, उससे समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू tan इनवर्स के अंदर अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। आपका क्या बताना है? आपको डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू। थोड़ा सॉल्व करके, थोड़ा सॉल्व करके निकालना, ठीक है। एक बार जरा सब्स्टिट्यूशन शुरू करूं, x की जगह पर tan थीटा पुट करके, क्योंकि tan थीटा का यहां पे सब्स्टिट्यूशन tan थीटा का ही होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर क्या बना देगा इसको? sec स्क्वायर, sec स्क्वायर पे रूट लगेगा, वो बाहर निकल आएगा। जब आपको इंटरवल नहीं दे रखा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मानो। x की जगह tan थीटा पुट किया,
तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स के अंदर आपके पास यहां पर निकल आया सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। ठीक है, y इज इक्वल टू ये निकल आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एक सब्स्टिट्यूशन करके। ठीक है, स्टैंडर्ड तो फॉर्मूला बन नहीं रहा था वो। अच्छा, टेन इनवर्स के अंदर ये निकल कर आएगा वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व कर लूं मैं इसको अलग से सॉल्व करता हूं। वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा हुआ है। वन माइनस साइन थीटा को आप पुट कर सकते हो कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा को कॉस टू थीटा के फॉर्मूले से कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बाई टू पुट किया जा सकता है कि नहीं? ये किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा यहां पर लगा हुआ आपके पास कॉस माइनस साइन, यहां भी कॉस माइनस साइन, तो इसको ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू, तो ये बचेगा देखो कॉस थीटा बाई टू माइनस में साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू। कैंसिल कर दिया एक एक फैक्टर, और यहां से आपको पता है डायरेक्टली आपको समझ में आना चाहिए कि टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू बनेगा ये। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई टू कर लोगे। डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई टू करते वन माइनस टेन थीटा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन थीटा बाई टू, ये बनेगा। और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ये अपने आप में टेन के अंदर पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, टेन के अंदर पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू। जैसे ही ये बनकर आया आपने कहा कि अच्छा क्वेश्चन में तो टेन इनवर्स के अंदर ये टर्म पड़ा हुआ था और ये टर्म आपका बन गया y इज इक्वल टू टेन इनवर्स के अंदर टेन के अंदर पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू। ठीक है, अब ऐसा मान के चलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कोई आपको वो बनाने की जरूरत नहीं, ग्राफ टेन इनवर्स और टेन डायरेक्ट काटेंगे एक दूसरे को, पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, जहां पे अगर मैंने x की वैल्यू टेन थीटा लिया, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, थीटा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी मेरे पास टेन इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स निकल आए आपके पास पाई बाई फोर माइनस में वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स, ये y निकला है। dy बाई dx निकालना है, सिंपल तरीके से सॉल्व कर दोगे, कोई इतनी तकलीफ नहीं होनी है। लिख ही कर ही देता हूं, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू और यहां पर निकला है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये सारी बात है तब जब आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन लगा पाओ, ठीक है, और आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले आपको याद हो, तब ये सब काम हो सकते हैं। ठीक है, इतनी बात में प्रॉब्लम नहीं। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं। क्या हुआ, नहीं हुआ? हाँ, चेन रूल से हो जाए जल्दी, लेकिन सीखनी दूसरी चीज थी। अरे वो तो सब इस पे डिपेंड करता है ना कि तुम इसको कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना भाई, ये तो वो चीज है जो इतनी बार आ चुकी है कि देख के लिख देना चाहिए था। यहां से आपको आप ज्यादा इस स्टेप पे आओ, इस स्टेप के बाद वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बाद डायरेक्ट ये लिखना है, ये लिखना है डायरेक्ट, ये आएगा वो टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू। ठीक है, तो एफ थीटा देखो, क्वेश्चन देखो, एफ थीटा इज इक्वल टू साइन के अंदर टेन इनवर्स के अंदर साइन थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर कॉस टू थीटा। ठीक है, जहां पे आपका थीटा जो है वो माइनस पाई बाई फोर से लेकर पाई बाई फोर के बीच में चल रहा है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है डी एफ थीटा एंड डी टेन थीटा की वैल्यू बतानी है। टेन थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेन थीटा, इसका मैंने तरीका बता रखा है। इसको एक वेरिएबल मान लो, टेन थीटा की, तो मैं तो टी मान लो इसको। टेन थीटा को टी मानोगे तो सबसे थीटा कुछ रखना पड़ेगा, या एक्स मान लो इसको, एक्स में आप अच्छा कर सकते हो। तो तरीका क्या होता है कि इसके लिए कि लेट टेन थीटा की वैल्यू को एक्स ही मान लेना, इसको एक्स मान लिया, मतलब अब आपको क्या निकालना है? जैसे टेन थीटा एक्स मान लिया, टेन के अंदर एफ थीटा बाई डी एक्स, ये वैल्यू निकाल के लानी है। इसको सिंगल वेरिएबल मान लेंगे तभी तो करना आसान है। या फिर क्या करो, डिवाइड बाई डी थीटा और डिवाइड बाई डी थीटा दोनों तरफ, दो तरीके बताए थे इसके। एक तरीका ये कि डी के अंदर एफ थीटा डिवाइड बाई डी थीटा, और यहां पर आपके डी के अंदर टेन थीटा डिवाइड बाई डी थीटा। ठीक है, तो ये थीटा के टर्म में डेरिवेटिव हो जाएगा, ये भी थीटा के टर्म में डेरिवेटिव हो जाएगा। टेन थीटा का थीटा के टर्म में क्या डेरिवेटिव आएगा? सेक स्क्वायर थीटा, और इसका आ जाएगा थीटा के टर्म में। या फिर क्या करो, ऐसे मान लो
टेन थीटा को एक्स, अब एक्स के टर्म में डिफरेंशिएशन, जिससे मर्जी आए एफ थीटा की। मैं तो सॉल्व करने के लिए टेन थीटा को मैं एक्स मान ही चुका हूं, मेहनत लगने वाली है। टेन थीटा की वैल्यू अगर एक्स है, ये थीटा आया, ये एक्स आया, ये 1 आया, ये अंडर रूट में 1 + x² आया। साइन थीटा की वैल्यू आएगी एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 + x²। और क्या दे रखा है आपको, अंडर रूट में cos 2 थीटा, 1 माइनस कितना होता है वो, tan² अपॉन 1 + tan² थीटा, मतलब ये निकल कर आएगा 1 - x² अपॉन 1 + x²। ये cos 2 थीटा निकल कर आएगा। देख लो आराम से, साइन थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, ट्राइंगल बनाकर। tan थीटा अगर x मान लिया है तो cos 2 थीटा की वैल्यू डायरेक्ट cos के फॉर्मूले से, वो tan के अंदर होता है 1 - tan² अपॉन 1 + tan²। एक्स पुट कर दिया, बहुत बढ़िया है। ठीक है, 1 - x² अपॉन, अब ये दोनों वैल्यूज कहां पुट करनी है आपको, साइन थीटा अपॉन अंडर रूट cos 2 थीटा निकालना है, वो निकाल रहा हूं। साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में cos 2 थीटा, साइन थीटा की वैल्यू x अपॉन अंडर रूट में 1 + x²। ठीक है, अंडर रूट में cos 2 थीटा की वैल्यू 1 - x² अपॉन 1 + x²। 1 + x² से 1 + x² रूट वाला कट गया। ठीक है, तो ये आपके पास निकल कर आया x अपॉन अंडर रूट में 1 - x²। ये निकल कर आया आपके पास साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में cos 2 थीटा, साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में cos 2 थीटा। tan इनवर्स के अंदर ही बैठा हुआ है, देख लो आराम से। साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में cos 2 थीटा की वैल्यू ये निकाल के लिया है। कैसे निकाल के लिया है कि साइन थीटा की वैल्यू x अपॉन अंडर रूट में 1 + x² थी, cos 2 थीटा की वैल्यू 1 - x² अपॉन 1 + x² थी। ये रूट के अंदर 1 + x² है, ये भी रूट के अंदर 1 + x² है, कट जाएंगे, ये बचेगा। ये चीज पड़ी हुई है tan इनवर्स के अंदर, धीरे धीरे करके लगा रहे हैं कि tan इनवर्स के अंदर आपके पास पड़ा था साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में cos 2 थीटा। ये वैल्यू बराबर हो जाएगी tan इनवर्स के अंदर अगर पड़ा हुआ x अपॉन अंडर रूट में 1 - x²। अच्छा, tan इनवर्स के अंदर x अपॉन अंडर रूट में 1 - x² पड़ा हुआ है, देखना ध्यान से। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, अच्छा आपको एक बात समझ में आनी चाहिए। क्या बात समझ में आनी चाहिए, कि अगर tan इनवर्स के बाहर साइन लगा हुआ है, tan इनवर्स के बाहर साइन, तो अगर ये tan इनवर्स ना होकर साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में tan इनवर्स में ना होकर साइन इनवर्स में, तो साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो इस tan इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये tan इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, इसको क्या मान लूं, इसको मैंने अल्फा मान लिया, ऐसे तो कन्वर्ट करते हैं ट्राइंगल में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो tan अल्फा की वैल्यू आपके पास x अपॉन अंडर रूट में 1 - x² पड़ी हुई है, अल्फा की वैल्यू। ठीक है, ये x है, ये अंडर रूट में 1 - x² है, मतलब ये 1 है, मतलब 1 है। यहां से आपके पास साइन अल्फा की जो वैल्यू निकल कर आएगी कितनी, x, हाँ साइन अल्फा की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, x। आपको निकालना क्या था, निकालना क्या था मुझे, इसके बाहर साइन, साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है ना। हाँ, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, साइन इनवर्स x। किसको अल्फा मान, अच्छा इसको अल्फा मान लिया था पूरे को, हाँ ठीक है, इसको अल्फा, तो आपको साइन अल्फा ही तो निकालना था, x आ गई पूरी वैल्यू, मतलब ये जो पूरा जो एफ थीटा था ये किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया, वो x का बन चुका था। इसको आपको d/dx ऑफ, ठीक है, x करना है, वो कितनी वैल्यू निकल कर आएगी, 1। d/dx ही तो करना था इसका, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, 1 आ गई वैल्यू। ठीक है, देखो कितना सारा काम करना पड़ गया इसके अंदर, कि पहले आपको tan थीटा के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना था। tan थीटा के रेस्पेक्ट में करने के लिए एक काम तो ये किया जा सकता था, दूसरा काम ये कि इसको सिंगल वेरिएबल मान लो, x मान लिया। ठीक है, इसको अगर x माना है, इसका मतलब tan थीटा को x माना है, तो यहां पे जो थीटा की वैल्यूज हैं इनको ट्राइंगल से चेंज करो। इनको चेंज कर दिया, उसके बाद आपको पता है ये साइन के अंदर tan इनवर्स बैठा है, इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक बाहर है वो सेम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बनाओ, tan इनवर्स की जगह साइन इनवर्स बनाओ, वो बना दिया।
ठीक है, आपने इसको अल्फा माना था, इस पूरे टर्म को आपको साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए थी, साइन अल्फा की वैल्यू एक्स निकल आई। जैसे आपको साइन अल्फा की वैल्यू एक्स निकली, इसका मतलब पूरा एफ थीटा एक्स के बराबर हो गया। उसी का डिफरेंशिएशन करना था एक्स के रिस्पेक्ट में, डीएक्स डी बाई डी एक्स करेंगे अगर एक्स का तो 1 आ जाएगा निकल के। चलो सही है, इतना हो गया। बाकी फिर अरे 6 बज जाएगा, कल देखते हैं फिर, पौन घंटे का और लगेगा करीब, कम से कम पौन घंटा, 6 बजे कल कर लेंगे बाकी के क्वेश्चन। ठीक है, अभी टाइम हो गया आपका 5:30, ज्यादा की परमिशन नहीं है, 5:30 तक खींचूंगा तो कल 15 मिनट के लिए बुलाने का मतलब नहीं है अभी। ठीक है, यहाँ पे ये समझ लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन। अब मॉड्यूलस के क्वेश्चन नहीं करे थे ना हमने, उसमें मॉड्यूलस से क्वेश्चन बचे हुए हैं, मॉड्यूलस के ग्रेटेस्ट इंटीजर उनका डिफरेंशिएशन जो होता है थोड़ा एनालिसिस करने के बाद। ठीक है, एक आध पॉलिनोमियल का वो देखते हैं नेक्स्ट टर्न पे। इसमें कोई तकलीफ तो नहीं, समझ में आ गया। ये कौन से साल का क्वेश्चन है? आईआईटी का ही क्वेश्चन था किसी ईयर का, तो 2011 का है, 2011 का क्वेश्चन। कभी कभी डिफरेंशिएशन से उठा लाते हैं, 2011 में आया, फिर 16 में आया, 4-5 साल के बाद आता रहता है कभी कभी क्वेश्चन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। कल ही हो सकता है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल में स्टार्ट कर दूं, खत्म भी कल ही करें और कल ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट भी कर दें। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट टर्न।